बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 201 खराब मूड। आपको दिखाई नहीं देता कि आप कैसे दिखते हैं? अंकल ली से पूछा। वहां कोई जंगल नहीं है, यह आदमी बहुत सावधान है। उसने शुरुआत में इसके बारे में सोचा। अंकल ली ने कहा, यह मेरा भतीजा भी है जिसे परेशानी पैदा करना पसंद है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सामान्य समय पर अपमान करते हैं, अन्यथा शायद हम जांच कर सकते हैं। अंकल ली अभी भी लड़के की परेशानी पैदा करने की क्षमता से बहुत प्रभावित है। जो लोग उसे जानते हैं वे आसानी से उसे नाराज नहीं करेंगे। हालांकि चूंकि जियांगजू इतना बड़ा है और की प्रांत बड़ा है, हर किसी के लिए उसे जानना असंभव है। जब वो एक पुरुष होता है तो वो हमेशा उच्च कुंजी और दबंग बनना पसंद करता है। लोगों को ठेस पहुंचाना कोई असामान्य बात नहीं है। अंकल ली, क्या आपको लगता है कि भाई वुल्फ छोटा सुरक्षा गार्ड है? वो वही है जो भाई हाउ को हरा सकता है। लिन जिचिंग ने अचानक कुछ सोचा और कहा, इसके अलावा उसके पास अपराध करने का मकसद भी है। ठीक है, आपके लिए ऐसा कहना संभव है। अंकल ली ने अपनी आंखों में प्रतिबिंब देखते हुए अपनी ठुड्डी को रगड़ा। क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी को लाऊं और उसे पकड़ लूं? लिन जिचिंग से पूछा। फिलहाल शुरुआत न करें, वो सीधे हाउजी को खत्म कर सकता है। जाहिर है उसके पास कुछ कौशल है। उसे एक साधारण सुरक्षा गार्ड नहीं होना चाहिए। इससे पहले लापरवाही के कारण हाउजी को नुकसान हुआ था। इस बार उसे जांच करनी चाहिए शुरू करने से पहले स्पष्ट रूप से, अंकल ली ने कहा। हाँ, ईमानदारी से कहें तो लिन चेंगराओ को हुआंग फेंग में बहुत दिलचस्पी है, जो कियू हाओ को मार सकता है। हालांकि वो ये भी जानता है कि हुआंग फेंग कियू हाओ को मार सकता है। यह आसान नहीं है। हो सकता है, जैसा कि कियू हाओ ने कहा, वो कुछ समय के लिए लापरवाह था, लेकिन हुआंग फेंग इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। यदि वो और कियू हाओ ऐसा करते हैं तो उन्हें यकीन नहीं है कि वे कियू हाओ को जीत सकते हैं। स्वाभाविक रूप से वे हुआंग फेंग के बारे में लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करते। हुआंग फेंग को नहीं पता कि उसे फिर से घूर कर देखा जा रहा है। इस समय वह और सू यूमो खाने के बाद अलग हो गए हैं। मूल रूप से वह वापस जाने वाला था, लेकिन उसे गो लियांग का फोन आया और उसे ड्रिंक के लिए बाहर जाने के लिए कहा। हुआंग फेंग ने जाने की योजना नहीं बनाई थी। हालांकि ऐसा लगता है कि गो लियांग फोन पर अच्छे मूड में नहीं थे, इसलिए उन्होंने मना नहीं किया। क्या बात है, आप आज अकेले हैं? जब हुआंग फेंग बार में पहुंचे, गो लियांग आ चुके थे और अपना सिर नीचे करके शराब पी रहे थे। जो रोलान उसके आसपास नहीं था। जाहिर है वो आज अकेले आए थे। हाँ, मेरा मूड खराब है, बाहर आओ और पियो। गो लियांग ने हुआंग फेंग को इशारा किया, फिर शराब पीना जारी रखा। क्या बात है, क्या ये प्रेमिका चाओ हुआंग के साथ झगड़ा नहीं है? फेंग ने पूछा। आखिरकार गो लियांग आज अकेले आए थे? नहीं, ये काम है। धिक्कार है, जितना अधिक आप इसके बारे में सोचेंगे उतना अधिक क्रोधित होंगे, गो लियांग ने जमकर कहा। इसके बाद उन्होंने इसे छिपाया नहीं और कहानी बताई। ये पता चला कि गो लियांग के पूर्व बॉस ने हाल ही में अपनी नौकरी छोड़ दी और उन्होंने एक नए बॉस का स्थानांतरण कर दिया। इस स्थिति का इससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि नया बॉस रिश्तों के माध्यम से आया। उसके पास कोई कौशल नहीं है, लेकिन उसे उंगलियां उठाना पसंद है। वह सोचता है कि वह बहुत शक्तिशाली है। भले ही उसका चरित्र अच्छा ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे महिला कर्मचारियों की ओर झुकाव पसंद है। जो रोलान और गो मेंगन कंपनी की दो प्रसिद्ध सुंदरियां हैं। बॉस के लिए इसका पता न लगाना असंभव है। यदि कुछ ठीक है तो वो दो सुंदरियों के पास जाएगा और हमेशा उनसे संपर्क करने का बहाना ढूंढेगा। गो लियांग इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो रोलान उसकी प्रेमिका है। हालांकि भले ही वो जो रोले के साथ अपने रिश्ते को दिखाता है, बॉस का अभी भी हार मानने का कोई इरादा नहीं है। इसके विपरीत ये उसके काम में गो लियांग के साथ गलती ढूंढना है और हर जगह उसे निशाना बनाना है। आपको भी सावधान रहना चाहिए, मेंगन रोलान से भी ज्यादा खूबसूरत है। कुत्ता काफी देर से उन्हें घूर रहा है, अब उन्हें कोई परेशानी नहीं है। हालांकि कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ लड़के के रिश्ते की बात सामने आती है। अगर यह पूरी तरह से बदल जाता है, काम छूट जाएगा। गो लियांग ने कहा कि यह वो जगह भी है जहां वो खुद को उत्पीड़ित महसूस करते हैं। अब नौकरी ढूंढना मुश्किल है। इसके अलावा उन्हें थोड़े समय के लिए ही पदोन्नति मिली है। हालांकि वो वास्तव में सुअर के सिर पर 2 बार दस्तक देना चाहता था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि कोई काम नहीं हुआ। इसलिए जो रोलान ने उसे शांत रहने और आवेगी न होने की सलाह दी। वैसे भी उस आदमी को वास्तव में कोई फायदा नहीं मिला। हालांकि गो लियांग चिंता किए बिना नहीं रह सकता। अगर उसने किसी चीज का फायदा उठाया है तो बहुत देर हो चुकी है। इसलिए वो जितना अधिक इसके बारे में सोचता है उतना ही अधिक क्रोधित होता है। आज वो हुआंग फेंग को शराब पीने के लिए बुलाता है। गो मेंगन और मेरे बीच वास्तव में कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके नए बॉस को यह सुनना वाकई घृणित है। हुआंग फेंग भौहें चढ़ाते हुए कहते हैं कि कई कंपनियों में कुछ छिपे हुए नियम होते हैं। हुआंग फेंग ने पहले कई कंपनियों में काम किया था, लेकिन वो उनसे कभी नहीं मिले। जब उसे इस तरह की कोई चीज मिलती थी तो वो सोचता था कि वो बदकिस्मत है। कोई रास्ता ही नहीं था। लोगों की पृष्ठभूमि और रिश्ते थे, इसलिए वो लड़ नहीं सका। अब गो लियांग और उनके सहयोगी भी उसी स्थिति में हैं। यदि वे बाहर हो गए तो उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। सबसे संभावित परिणाम कंपनी छोड़ना है, या यहाँ तक कि उन तीनों का भी। ठीक है, मुझे आपके व्यवसाय की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो लड़की हाल ही में बोर हो रही है, गो लियांग ने कहा। हुआंग फेंग उसकी मदद नहीं कर सकता। वह सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड है। यदि वह तियांजियाओ समूह में होता तो वह सू यूमो को बोलने में मदद कर सकता था, लेकिन गो लियांग की कंपनी में उसके पास कोई रास्ता नहीं है। गो लियांग और हुआंग फेंग ने कहा कि वे नहीं चाहते थे कि हुआंग फेंग उनकी मदद करे। आखिरकार वो ये भी जानता था कि हुआंग फेंग उसकी मदद नहीं कर सकता। वो सिर्फ हुआंग फेंग से बात करना चाहता था ताकि उसे बेहतर महसूस हो। बकवास मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैंने छोड़ दिया। गो लियांग ने शराब का एक घूंट लिया और कहा, सौभाग्य से आप शुरुआत में हमारी कंपनी में नहीं आए, अन्यथा आपको दुख हो सकता है। ठीक है, अगर तुम सच में नहीं कर सकते तो छोड़ दो। तुम इसे अपनी क्षमता से कहा नहीं कर सकते, हुआंग फेंग ने कहा।
कुआ, गो लियांग ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें पहले ही जाने की सलाह दी थी, अब बेहतर होगा कि तुमने मुझे जाने की सलाह दी। हुआंग फेंग भी थोड़ा मुस्कुराए, अब उनके मन में भी जाने का विचार आ रहा है, लेकिन उस पर अमल करने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है। हालांकि हुआंग फेंग ने अचानक अपने बारे में सोचा, यदि उसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया तो वो गो लियांग को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए ला सकता था। हालांकि ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगी। उन्होंने अपनी खुद की पूंजी शुरू नहीं की है और गो लियांग ने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी है। वो अपना वर्तमान कार्य नहीं छोड़ सकता। आखिरकार ये उनकी लंबे समय तक की गई कड़ी मेहनत का परिणाम है। वो हल्का नहीं हो सकता, त्यागना आसान है। बेशक अगर दूसरा पक्ष बहुत आगे बढ़ जाता है तो गो लियांग के बारे में हुआंग फेंग की समझ के अनुसार वो निश्चित रूप से अब इस्तीफा दे देंगे। शराब पीने के बाद वे अलग हो गए। गो लियांग भी बहुत सहज थे। हालांकि वो वास्तव में निश्चिंत नहीं हो सका कि चीजें हल नहीं हुई हैं। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 202 संदिग्ध। कियू लिंगशुंग सड़कों पर गश्त कर रहा है। एक बच्ची के रूप में आपराधिक पुलिस बनने के सपने के साथ उसने एक पुलिस स्कूल में पढ़ाई की। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद उनके परिवार ने जोरदार हस्तक्षेप किया। अपने सपने को साकार करने के बजाय वो ट्रैफिक पुलिसकर्मी बन गई। इसके अलावा भले ही वो एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी हो, लेकिन अपने परिवार के कारण उसके पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। वो आमतौर पर उसे ऐसी जगहों पर जाने की व्यवस्था करती है जहां कम चीजें होती हैं। इसके अलावा बयूरो में उसके लिए कोई अन्य आवश्यकताएं नहीं है। वो जानती है कि बयूरो में उसका ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन उसे यह एहसास पसंद नहीं है। हालांकि वो हमेशा चाहती थी कि उसे आपराधिक पुलिस बल में स्थानांतरित किया जाए, लेकिन घर पर लगातार रुकावटों के कारण वो अपनी इच्छा को साकार नहीं कर सकी। हालांकि उसने यह विचार नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि सड़कों पर गश्त करते समय भी वो सोचती थी कि अपना कौशल दिखाने के लिए वो किस अपराध का सामना करना बेहतर समझेगी। अच्छा, तुमने कुछ क्यों नहीं चुराया, कोई बैग क्यों नहीं छीना, या बस एक बैंक क्यों नहीं लुटा? कियू निंगशुंग चलते चलते बड़बड़ाया। उसके सहकर्मियों ने यह सुना था, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें सफेद कर ली। उन्हें यह नहीं सुनना चाहिए था, क्योंकि वो इसे लगभग हर दिन कियू निंगशुंग के मुंह से सुन सकते थे। हालांकि कियू निंगशुंग ट्रैफिक पुलिसकर्मी बनने के इच्छुक नहीं है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो उनके साथ साझेदारी करना चाहते हैं, खासकर वे अविवाहित पुरुष जो इस पद के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, भले ही उनका सिर कुचल दिया जाए। अब उनके बगल वाले साथी ने कई कठिनाइयों का सामना किया है और कई विरोधियों को हराकर यह पद हासिल किया है। लोग कियू निंगशुंग के साथी क्यों बनना चाहते हैं? इसका कारण यह है कि वे पानी के करीब जाना चाहते हैं और चंद्रमा से आगे निकलना चाहते हैं। कियू निंगशुंग बहुत सुंदर है। उनकी उभरी हुई छाती अक्सर पुलिस की वर्दी को सहारा देती है। वह पुलिस स्टेशन में एक प्रसिद्ध पुलिस फूल है। जब तक शादी में कोई मतभेद नहीं है, उन सभी के पास उसके बारे में कुछ विचार है। निस्संदेह भले ही वे शादीशुदा हों, वे रुक नहीं सकते। मैं और अधिक देखना चाहता हूँ। दूसरा कारण कियू निंगशुंग की पारिवारिक पृष्ठभूमि है। हालांकि कम ही लोग विशिष्ट पृष्ठभूमि को जानते हैं। जब आप देखते हैं कि महानिदेशक हमेशा उनके प्रति विनम्र रहते हैं, तो आप उनकी गहरी पृष्ठभूमि के बारे में सोच सकते हैं। अगर कोई उससे शादी कर सकता है, तो आप कम से कम 20 साल कम लड़ सकते हैं। हालांकि यह उसकी पृष्ठभूमि के कारण ही है कि विवाहित लोग बस उसे कुछ और बार देखते हैं, लेकिन कोई अन्य विचार करने की हिम्मत नहीं करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह असंभव है और यहाँ तक कि खुद के लिए परेशानी भी लाएगा। हालांकि जिनकी शादी नहीं हुई है उन्हें ऐसी चिंता नहीं होगी। इसलिए ऐसे कई लोग हैं जो आमतौर पर कियू निंगशुंग से प्रेमालाप कर रहे हैं, और उसके बगल का साथी उनमें से एक है। ठंड जम रही है। आप हर दिन उन चीजों का इंतजार कैसे करते हैं? अगर ऐसा होता है तो ये कितना खतरनाक है। तारानकन, उसने अपना चेहरा चाटते हुए कहा। खतरा क्या है? क्या यह अधिक रोमांचक नहीं है? कियू निंगशुंग ने उसकी ओर तिरस्कारपूर्वक देखा और कहा, और मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाओ। हम एक दूसरे से बहुत परिचित हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तारानकन लेकिन कहा कि हार मत मानो। कियू निंगशुंग को उसकी परवाह नहीं है। वो चलता रहता है। उन्होंने कई बार पता सही किया है। हालांकि ये लड़का हमेशा उससे परिचित लगता है। यदि वो हाल ही में बेहतर व्यवहार नहीं करना चाहता, तो वह अपने पिता से उसे इंटरपोल में स्थानांतरित करने के लिए कहेगा। वो उसके सिर पर वार करने से खुद को नहीं रोक सकी। तारानकन ये देखकर कि कियू निंगशुंग पते के मुद्दे में उलझता नहीं रहा, उसे थोड़ी खुशी महसूस हुई। उसने सोचा कि उसकी दृढ़ता के परिणाम मिले हैं। ये सोचकर कि पूरे पुलिस स्टेशन में उसके अलावा कोई भी कियू निंगशुंग को इस तरह नहीं बुला सकता, उसका दिल गर्व से भर गया। इस समय हुआंग फेंग और गो लियांग अलग हो गए हैं और एक टैक्सी रोक दी है और इसे वापस लेने के लिए तैयार है। हालांकि जब ड्राइवर यहां मुड़ा तो यह एक टक्कर थी। बाद में एक कार आई जो बहुत तेज थी और सीधे उस टैक्सी से टकरा गई जिसमें हुआंग फेंग सवार थे। अरे, कौन सा पोता है जिसे जन्म देने की जल्दी है? कसम खाते हुए ड्राइवर कार से बाहर निकला और दुर्घटना से निपटने के तरीके पर चर्चा करने के लिए पीछे कार के मालिक को खोजने जा रहा था। और हुआंग फेंग का शरीर बस आगे की ओर दौड़ गया। सौभाग्य से उनकी कार अभी तक नहीं चली है, इसलिए उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। हालांकि उसने मन ही मन गुस्से से कार की ओर देखा। इस समय कार टैक्सी की ठीक बगल में थी जिसमें हुआंग फेंग बैठे थे। आंतरिक शक्ति की खेती के कारण उनकी दृष्टि बहुत अच्छी थी। हालांकि वो कार में था, फिर भी वो देख पा रहा था कि दूसरी कार में क्या हो रहा है। हुआंग फेंग को असामान्यता का एक निशान मिला। उसके बगल वाली कार में एक व्यक्ति आगे ड्राइवर की सीट पर और एक व्यक्ति आगे की यात्री की सीट पर था। इसमें कोई अजीब बात नहीं है। जब ये अजीब हुआ तो कार की पिछली सीट पर एक शख्स लेटा हुआ था। हुआंग फेंग अभी भी उसे जानता था। भाई बियाओ, हुआंग फेंग ने खुद से कहा, लेकिन इस समय भाई बियाओ अच्छी स्थिति में नहीं थे। वो पिछली सीट पर बेसुध पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थी और उसके शरीर पर कई घाव और खून के धब्बे थे। नहीं, भाई बियाओ मर गया लगता है। हुआंग फेंग ने पाया कि स्थिति गलत थी। वो देखने के लिए नीचे जाने ही वाला था। उस कार को कौन जानता है? इस समय उसने स्टीयरिंग व्हील को तेजी से घुमाया, सीधे घुमाया और बिना एक शब्द कहे चला गया। गति अब भी बहुत तेज थी। बकवास। इस स्थिति से ड्राइवर भी स्तब्ध रह गया। उसे यह समझने में काफी समय लग गया कि क्या हो रहा है।
जोरदार डांट के बाद वह पुलिस बुलाने को तैयार हुए। उन्हें कार में कोई असामान्यता नहीं मिली, लेकिन दूसरे पक्ष ने उनकी कार को टक्कर मार दी और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। वहां एक कार दुर्घटना हुई है, चलो चलें और देखें। इस समय कियू मिंगशुंग और तारानकन भी यही थे और उन्होंने दुर्घटना देखी। तुम जाओ। कियू मिंगशुंग को इस तरह की सामान्य यातायात दुर्घटना में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे बस एक दूसरे के करीब आ गए और इसे स्पष्ट रूप से देखा। ये दुर्घटना गंभीर नहीं है और इसमें कोई हताहत नहीं होगा। आप ऊपर जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस समय जिस कार ने आदमी को टक्कर मारी वो सीधे स्टॉप हो गई और कियू मिंगशुंग और उसके 2 लोग स्तब्ध रह गए। कियू मिंगशुंग और वो स्वयं यहाँ से अधिक दूर नहीं है। इस समय हुआंग फेंग कार से उतर गए। उसे कार की स्थिति के बारे में कुछ संदेह था। अब दूसरे पक्ष ने वास्तव में सीधे भाग जाने का फैसला किया। आपको पता होना चाहिए कि यह कोई गंभीर दुर्घटना नहीं है। दूसरे पक्ष को बिल्कुल नहीं भागना चाहिए, इसलिए हुआंग फेंग का दिल अधिक अनुमान लगा रहा है। इस समय उन्होंने कियू मिंगशुंग और तारानकन को देखा और कहा, 2 पुलिसकर्मी। वो कार अभी बहुत संदिग्ध थी। मुझे पता है, मैंने उसे भागते हुए देखा था। तारानकन कोई अच्छी गैस नहीं बताई गई। नहीं, मुझे संदेह है कि उस कार में एक मृत व्यक्ति है। हुआंग फेंग ने अपना अनुमान बताया। क्या मृत व्यक्ति? क्या आप निश्चित हैं कि इस समय कियू मिंगशुंग, जिसने मृत आदमी शब्द सुना था, ने तारानकन दूर धकेल दिया और हुआंग फेंग से पूछा। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 203 पीछा। यह अजीब है कि कार में मृत लोग हैं। हालांकि ये स्वीकार्य है। हो सकता है कि दूसरे पक्ष के परिवार की अचानक मृत्यु हो गई हो। हालांकि ट्रैफिक हादसे के बाद दूसरा पक्ष हड़बड़ी में भाग गया। यह एक समस्या है। आपकी दृष्टि कितनी अच्छी है। क्या आप अब तक मृत लोगों को उनकी कारों में देख सकते हैं? तारानकन, लेकिन मैं ज्यादा कुछ नहीं करना चाहता। मुझे हुआंग फेंग से नफरत है। बस खूब बातें करो और एक ही समय पर जाओ। कियू मिंगशुंग खुश नहीं है। जब आखिरकार उसके सामने कुछ ऐसा आया जो अपराध हो सकता है तो वो किसी को ठंडा पानी डालने के लिए कैसे तैयार हो सकती थी? मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। उस कार के पीछे एक शव है। यदि आप उसका पीछा नहीं करेंगे तो वे भाग जाएंगे, हुआंग फेंग ने कहा। हुआंग फेंग के मन में प्यूमा के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। यहाँ तक कि प्यूमा के साथ उनका विवाद भी हुआ था। हालांकि वो एक दूसरे को मारना नहीं चाहते थे। आखिरकार ये मारना और चोट पहुंचाना 2 तरह की चीजें हैं। इससे भी अधिक, हुआंग फेंग ने कुछ दिन पहले लड़के एन की पिटाई की और फिर इसका आरोप भाई बियाओ पर लगाया। भाई बियाओ को मरने में ज्यादा समय नहीं लगा। हुआंग फेंग को संदेह था कि इसका लड़के एनएन से कुछ लेना देना है, इसलिए वो इसका पता लगाना चाहता था। हुआंग फेंग के शब्दों को सुनकर कियू मिंगशुंग ने टैक्सी ड्राइवर से कहने में संकोच नहीं किया, आपकी कार जब्त कर ली गई है और आप इसे कल ट्रैफिक पुलिस में ले जाएंगे। फिर वो ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। हुआंग फेंग थोड़ा झिझके और कार पर चढ़ गए। वो जानना चाहता था कि स्थिति क्या है, इसका संबंध टॉम जियान से है या नहीं। यदि यह वास्तव में संबंधित होता तो वह अधिक सतर्क होता। दूसरा पक्ष जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक क्रूर था। तारानकन कार के बाहर खड़े होने पर वो असमंजस में था और कियू मिंगशुंग के साथ जाना चाहता था। हालांकि वो डर गया था। यदि कार अपराधियों से भरी होती तो उन्हें पकड़ना बहुत खतरनाक होता। वो जोखिम लेना नहीं चाहता था या लेने का साहस नहीं करता था। इस समय तारानकन हुआंग फेंग की परेशानियों से नफरत थी। यदि वो न होता तो वो दुविधा में न पड़ता। कियू मिंगशुंग ने भी की झिझक देखी और उसका तिरस्कार किया। साथ ही उन्होंने कहा, मत जाओ, यहाँ मामलों से निपटो और पुलिस से संपर्क करो। ठीक है। तारानकन बस स्थिति का फायदा उठाया और नीचे आने को तैयार हो गया। तब कियू मिंगशुंग ने हुआंग फेंग पर नजर डाली, लेकिन उसने उसे बस से उतरने नहीं दिया। इसलिए उसने एक पैर एक्सीलेटर के साथ कार को बाहर निकाला। अरे मेरी कार, क्या हो रहा है? मुझे मेरी कार वापस दो। टैक्सी ड्राइवर अभी जाग रहा है और अपनी कार पर चिल्लाता है जो बहुत दूर है। आप क्या चिल्लाते हैं? आपकी कार जब्त कर ली गई है। आप इसे लेने के लिए कल पुलिस स्टेशन आ सकते हैं। यदि आप फिर से चिल्लाएंगे तो मैं सरकारी काम में बाधा लिखूंगा। तारानकन पास के टैक्सी ड्राइवर पर चिल्लाते हुए, वो उसके उचित प्रदर्शन के कारण नाराज था। अब स्वाभाविक तौर पर उन्होंने ये गुस्सा ड्राइवर पर निकाला। क्या आप निश्चित हैं कि आपने अभी अभी इसे स्पष्ट रूप से देखा है? कार में कियू मिंगशुंग ने हुआंग फेंग से पूछा। वास्तव में अगर अन्य लोगों की बातें होती तो हुआंग फेंग की बातों पर विश्वास करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन कियू मिंगशुंग कौन है जो इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि किन बड़े मामलों का सामना किया जा सकता है और उसे दिखाने दिया जाए उसका कौशल। इसलिए भले ही यह संभव हो, वो हार नहीं मानेगी। निश्चित नहीं। हुआंग फेंग ने अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर कहा, लेकिन मैंने एक आदमी को कार की पिछली सीट पर लेटे हुए देखा। उसका चेहरा सफेद था और उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी। वो नहीं हिला। इसके अलावा बहुत सारा खून भी लगा हुआ था उसका शरीर। आपकी दृष्टि कितनी अच्छी है। उस समय आप नहीं उतरे क्या आपने? कियू मिंगशुंग ने कहा कि हालांकि हुआंग फेंग निश्चित नहीं था। हुआंग फेंग के विवरण के अनुसार कार भी बहुत संदिग्ध थी। इसलिए उसने फैसला किया, यदि वहां मृत लोग होते तो क्या आप इसका पीछा करना जारी रखते? मेरी दृष्टि हमेशा बहुत अच्छी रही है। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप उस कार को रोककर इसकी पुष्टि कर सकते हैं। हुआंग फेंग ने सहजता से कहा कि वह अपनी दृष्टि के बारे में आश्वस्त थे। कियू मिंगशुंग ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, जब मैं सड़क के किनारे पहुंचूंगा तो मैं तुम्हें नीचे जाने दूंगा। नहीं, मैं आपका अनुसरण करना चाहूंगा। अधिकारी, मुझे ये पहले पता चला, आप नदी पार नहीं करना चाहते और पुल को ध्वस्त नहीं करना चाहते। हुआंग फेंग खुश नहीं थे। नदियां पार करने और पुल तोड़ने से आपका क्या मतलब है? मैं आपकी सुरक्षा के बारे में सोच रहा हूँ। कियू मिंगशुंग ने अवाक होकर कहा कि उनके सहकर्मी अनुसरण करने से डरते थे, लेकिन इस असंबंधित व्यक्ति ने अनुसरण करने के लिए कहा, जो विडंबनापूर्ण था। ये ठीक है, मैंने मुक्केबाजी और पैरों का अभ्यास किया है। इसके अलावा जब आप रुकते और खोलते हैं तो आपने समय भी बर्बाद किया है और कई लोग आपका ख्याल रखते हैं, है ना? हुआंग फेंग ने कहा। ये ठीक है, लेकिन आप मेरी बात बाद में सुनेंगे। कियू मिंगशुंग ने इसके बारे में सोचा और कहा कि कई लोग उनकी देखभाल करने में सक्षम हो सकते हैं।
ठीक, कोई समस्या नहीं। हुआंग फैंग खुशी से सहमत हुए। हुआंग फैंग और उनके सहयोगियों ने चर्चा में ज्यादा समय नहीं बिताया और वहां यातायात की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को नहीं खोया और दूसरा अभी भी उनकी दृष्टि में था। सामने कार की शुरुआत में ऐसा लगता है कि उन्हें अपने पीछे कोई कार नहीं मिली। हालांकि जब वे किसी शांत जगह पर गाड़ी चलाते हैं तो उनके पीछे टैक्सी ढूंढना आसान होता है। उनका मूल गंतव्य शहर के बाहर है। क्या करें, जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। संचालक की स्थिति में बैठे व्यक्ति ने रिव्यू मिरर में देखा और कहा, ऐसा लगता है कि यह पहले वाली टैक्सी थी। धिक्कार है, मैंने बस उसकी कार को छुआ और हर समय हमारा पीछा किया। ड्राइवर ने गाली दी। उसने सोचा कि ड्राइवर उन्हें पकड़कर पैसे गंवाना चाहता है। यात्री सीट पर बैठे लोगों का स्पष्टतः यही विचार है। फिर हम क्या करें? बाद में सामने रुकें, आप नीचे जाएं और इससे निपटें। यदि आप कुछ पैसे खो देते हैं तो आप कुछ पैसे खो देंगे। ये हमारा दुर्भाग्य है। ड्राइवर ने शरीर को आंख के पीछे से देखा और कहा, जाहिर है इस समय वो पैसे नहीं बचाना चाहता था। उनके पहले भाग जाने का कारण ये था कि वो शहर का इलाका था और ड्राइवर बस से उतर गया था। यदि वे अपनी कार के पास पहुंचे तो वे कार की स्थिति देख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने पास में ट्रैफिक पुलिस को देखा और उनकी तरफ चले गए, इसलिए उन्होंने रुकने की हिम्मत नहीं की। यदि यातायात पुलिस दुर्घटना से निपटने के लिए आती है तो कार के पीछे शव का पता लगाना आसान होता है। बकवास, मुझे पता था कि मैं शव को ट्रंक में रख दूंगा। ड्राइवर ने कहा कि पैसे बचाने के लिए उन्होंने शव को सीधे पिछली सीट पर रख दिया, जिससे दुर्घटना के बाद रुकने की हिम्मत नहीं हुई। यदि वे इसे ट्रंक में तोड़ देते हैं तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। इस समय दो वाहन एक दूसरे के सामने शहर छोड़ चुके हैं। चारों ओर केवल धीमी स्ट्रीट लाइटें हैं और बहुत कम यातायात है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 204 जबरन रोकना। लगता है वे रुक गए हैं। कार में हुआंग फैंग ने देखा कि सामने वाली कार रुकती दिख रही थी। इस समय वे पहले ही शहर छोड़ चुके थे। आसपास कुछ गाड़ियां थी। मेरा मानना है कि आगे वाली कार में बैठे लोगों को पता चल गया था कि उन्होंने पीछा किया है। कियू निंगशुंग ने सिर हिलाया और उसने भी इसे देखा। इसके अलावा इस समय दूसरे पक्ष की सह पायलट स्थिति ऊपर और नीचे हो गई और दूसरा पक्ष उनका इंतजार कर रहा था। कियू निंगशुंग ने देखा कि प्रतिद्वंद्वी रुक गया और उसने अपनी गति भी कम कर दी। वो रुकने को तैयार था, बाद में सावधान रहना। वो थोड़ी असहज थी और उसने हुआंग फैंग को बताया। हुआंग फैंग ने सिर हिलाया। कियू निंगशुंग ने आधी दूरी पर ही कार रोक दी। जब बाहर दूसरे पक्ष का व्यक्ति उसे देखता है तो वह दंग रह जाता है और फिर तुरंत बस में चढ़ जाता है। चलाओ, ये ड्राइवर नहीं है, ये ट्रैफिक पुलिस है। ड्राइवर भी हैरान रह गया। उसने सोचा कि यह टैक्सी ड्राइवर ही है जो उनका पीछा कर रहा है। अप्रत्याशित रूप से ये ट्रैफिक पुलिस थी, इसलिए उन्होंने रुकने की हिम्मत नहीं की। नहीं, वे भागना चाहते हैं, हुआंग फैंग ने कियू निंगशुंग से कहा। कियू निंगशुंग की कार्रवाई भी धीमी नहीं है। जैसे ही दूसरी तरफ के सह पायलट की स्थिति वाला व्यक्ति दरवाजा खोलता है और कार में लौटता है, उसने ड्राइवर की स्थिति में फिर से ऐसा किया है और आग लगा दी है। और दूसरा पक्ष उससे भी धीमा है, इसलिए कियू निंगशुंग उनके करीब है। काय करते, संचालक की स्थिति में बैठे व्यक्ति ने टैक्सी को अपनी ओर बढ़ता देख उत्सुकता से पूछा। वे मूल रूप से बहुत आसान चीज थे, लेकिन अब उनकी स्थिति ऐसी है। पहले उनका एक्सीडेंट हुआ और अब उन पर ट्रैफिक पुलिस की नजर है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस आपराधिक पुलिस नहीं है, लेकिन वह भी एक पुलिस है। चेंगेज को बुलाओ और उससे पूछो कि क्या करना है, ड्राइवर ने कहा। ओह अच्छा, उस आदमी ने जल्दी से अपना सेल फोन निकाला और लिन जिचेंग को फोन किया। हेलो भाई चेंग, अब हम पर ट्रैफिक पुलिस की नजर है, हमें क्या करना चाहिए? यातायात पुलिस द्वारा उन्हें कैसे निशाना बनाया जा सकता है? लिन जिचेंग अंकल ली को अपनी आंखों से देखता है और फोन पर कहता है कि वो इस समय अंकल ली के साथ है। एक कार दुर्घटना के ठीक बाद ट्रैफिक पुलिस हमारे बगल में थी, इसलिए हम भाग गए। अब ट्रैफिक पुलिस ने पूरे रास्ते हमारा पीछा किया और हम उससे छुटकारा नहीं पा सके, आदमी ने कहा था। बेवकूफ लिन जिचेंग ने डांटा कि इस तरह की दुर्घटना एक साधारण मामले में हो सकती है, मूर्ख क्या नहीं है। हालांकि डांटना डांटने पर ही वापस आता है। इस मामले को अभी भी सुलझाने की जरूरत है। लिन जिचेंग ने पहल करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उन्होंने अंकल ली को इसके बारे में बताया। अंकल ली भी बहुत गुस्से में थे। हालांकि टोंग कियांजुन ने कहा कि उन्होंने समस्या का समाधान कर लिया है। एक बार यह सामने आने के बाद वो निश्चित रूप से इसमें शामिल होंगे। हालांकि उसके सामने टोंग कियांजुन था, उसे जेल में नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब वो भी खुद को टोंग कियांजुन की तरह धोना चाहता है, इसलिए वो पुलिस स्टेशन के हाथियों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं छोड़ना चाहता। यातायात पुलिस को मार डालो और फिर उन दोनों को सीधे वापस न आने दो और दूसरे शहरों में छिप जाओ। अगर वे पकड़े नहीं गए तो उनके बीच कोई विवाद नहीं होगा, अंकल ली ने कहा। हाँ, लिन चेंगेंग ने कहा और फिर उन्हें बताया कि अंकल ली का क्या मतलब था। वास्तव में इन दो लोगों के मन में संभवतः यह विचार है, आखिरकार अगर वे पकड़े गए तो बात खत्म हो जाएगी। यदि वे कहते हैं कि इस व्यक्ति को उनके द्वारा नहीं मारा गया था, तो वे केवल लिन जिचेंग और अंकल ली की पेशकश कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप उनके पास कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन चाचा ली और चाचा लिन निश्चित रूप से उनसे बदला लेंगे। यदि वे लिन जिचेंग और अंकल ली को पेशकश नहीं करते हैं तो उन्हें जेल जाना होगा, इसलिए वे पकड़े नहीं जाना चाहते। धिक्कार है, तुम एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी हो जो नासमझ है। तुम अपनी मौत का पता लगाने के लिए दूसरों को दोषी नहीं ठहरा सकते। ड्राइवर ने रियरव्यू मिरर में देखा और बुदबुदाते हुए उनकी टैक्सी के करीब आ गया। फिर उसने गति थोड़ी कम कर दी और जब टैक्सी उनके पास आई तो उसने स्टीयरिंग व्हील को तेजी से घुमाया और उसे टक्कर मार दी। हुआंग फैंग और कियू निंगशुंग, जो कुंग डांग के लिए तैयार नहीं थे, अचानक हिल गए। सौभाग्य से उनमें से कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। आओ, उन्हें रोको, हुआंग फैंग ने कहा। कियू निंगशुंग ने हुआंग फैंग को सफेद नजर से देखा। क्या आप ऐसा कहना चाहते हैं? उसके बाद मैंने एक्सीलेटर पर कदम रखा और आगे बढ़ गया। उसके बाद मैंने उनकी दिशा को अवरुद्ध करने के लिए स्टीयरिंग व्हील को डायल किया। जब सड़क पर दो कारों ने मुझे टक्कर मार दी और मैंने तुम्हें टक्कर मार दी तो उन्होंने ज्यादा फायदा नहीं उठाया।
हालांकि अंकल ली के सामने दो लोगों ने ज्यादा देर तक देरी करने की हिम्मत नहीं की। अब वे जानते हैं कि वे बेनकाब हो गए हैं, इसलिए उन्हें इस ट्रैफिक पुलिसकर्मी को जल्द से जल्द हल करना होगा और फिर वे जितनी जल्दी हो सके बच सकते हैं। एक बार जब वे देरी कर देंगे तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी मदद के लिए बुलाएगा, फिर वे भागना नहीं चाहेंगे। इसलिए वे सड़क के किनारे रुक गए। बिना किसी दुर्घटना की टैक्सी रुक गई। क्योंकि यह ट्रैफिक पुलिस है जो सामान्य परिस्थितियों में बंदूकों का मुकाबला नहीं कर सकती, वे बहुत चिंतित नहीं हैं। इसके अलावा वे काफी समय से बाहर हैं। हालांकि वे लिन जिचिंग और कियो हाओ के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें सामान्य ट्रैफिक पुलिस से निपटने में कोई समस्या नहीं है। तुम कार में रहो, मैं पहले उतरूंगा। कियो मिंगशुंग ने कार के बाहर दो लोगों को देखा और हुआंग फैंग की ओर देखा। हुआंग फैंग ने भी जोर नहीं दिया। हालांकि उसके अपने विचार थे, फिर भी उसे कियो मिंगशुंग से बात करने की जरूरत नहीं थी। तुम दोनों मेरे साथ आओ। कियो मिंगशुंग ने बस से उतरने के बाद इस बारे में कुछ नहीं कहा। दूसरा पक्ष उसे मारने के लिए पहले ही दौड़ चुका था। बहुत सी बातें सोची जा सकती हैं। वे एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन गंभीर रूप से मुस्कुराते हैं। आप एक यातायात पुलिसकर्मी हैं, आप अपनी मुहर ठीक से नहीं लगाते हैं। आप अपने व्यवसाय में हस्तक्षेप करने के लिए क्या कर रहे हैं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो ट्रैफिक पुलिस इतनी देर तक हमारा पीछा कर रही थी वो इतनी खूबसूरत होगी। हम शांत हो सकते हैं और पहले उससे निपट सकते हैं। कियो मिंगशुंग के सामने दोनों व्यक्तियों के बीच बेलगाम चर्चा हुई, क्योंकि कियो मिंगशुंग पहले से ही उनके दिलों में एक मृत व्यक्ति था और मृतकों के लिए अधिक जानना बेकार था। कियो मिंगशुंग ने भौहें सिकोड़ ली और दोनों व्यक्तियों की ओर देखा। वो समझ गई थी कि वे उससे लड़ना चाहते हैं। उन्होंने बस कार को टक्कर मारी थी, लेकिन उन्होंने उसे नहीं मारा। जाहिर है उन्होंने हार नहीं मानी थी। कियो मिंगशुंग न तो डरा हुआ था और न ही उत्साहित था। आज आखिरकार उन्हें एक बड़ा मामला मिल गया। उन्होंने एक आपराधिक पुलिस अधिकारी बनने का सपना देखा था। इसलिए जब वो पुलिस स्कूल में थे तो उन्होंने सभी प्रकार के युद्ध कौशल का गंभीरता से अभ्यास किया और उनका स्कोप कई पुरुष छात्रों से भी अधिक था। ग्रेजुएशन के बाद ही मैं ट्रैफिक पुलिसकर्मी बन गया। मेरे कौशल का उपयोग करने का कोई मौका नहीं है। आज आखिरकार मेरे पास एक अवसर है। ये देखकर कि कियो मिंगशुंग नहीं हिला, उन्होंने सोचा कि कियो मिंगशुंग खुद ही डर गया था। वे चेहरे पर मुस्कान लेकर कियो मिंगशुंग के पास गए, लेकिन उन्हें कियो मिंगशुंग के मुंह पर कोई व्यंग्य नहीं मिला। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 205 रिलीज। दो व्यक्ति कियो मिंगशुंग के पक्ष में आए हैं। कियो मिंगशुंग अभी भी अनुत्तरदायी है। हुआंग फैंग कियो मिंगशुंग के बारे में चिंतित है। अगर कुछ भी गलत होता है तो वो कियो मिंगशुंग की मदद करने के लिए तैयार है। बेशक अगर कियो मिंगशुंग खुद ही इससे निपट सकता है तो ये सबसे अच्छा है। हुआंग फैंग अपने कौशल को बहुत से लोगों, विशेषकर पुलिस के सामने उजागर नहीं करना चाहता। उस स्थिति में वो अपने लिए मुसीबत लाएगा। अगर वो ये पता नहीं लगाना चाहता कि प्यूमा के साथ क्या हुआ, तो आज वो पुलिस से नहीं निपटता। जब वे कियो मिंगशुंग के पास आए तो उनमें से एक ने मुस्कुराते हुए कियो मिंगशुंग के चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। जाहिर है कियो मिंगशुंग को मारने से पहले वे वास्तव में एक अच्छा समय बिताना चाहते हैं। अफसोस की बात है कि इतनी खूबसूरत औरत को इतना मार डाला गया। कौन जानता है कि कियो मिंगशुंग का हाथ अभी आधा ही बढ़ा था, लेकिन उसने अचानक अपना हाथ बढ़ा दिया। दूसरे पक्ष का हाथ पकड़ने के बाद कियो मिंगशुंग ने उसे अपनी ओर खींच लिया। बिना किसी तैयारी के कियो मिंगशुंग ने तुरंत इसे अपने ऊपर खींच लिया। फिर कियो मिंगशुंग ने अपने पैर मोड़े और अपने घुटने ऊपर उठाए। उसने अपने घुटनों को ढके हुए दूसरे पक्ष के पेट के बारे में सोचा। ओह! आदमी के मुंह से चीख निकली। उसका माथा नीले किंडराव से ढका हुआ था और ठंडा पसीना निकल रहा था। बकवास, तुम वापस लड़ने की हिम्मत करो और उसे जाने दो। एक और आदमी गुस्से में था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह खूबसूरत और कमजोर पुलिसकर्मी जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत करेगी। इसके अलावा यह आसान नहीं है। उस आदमी ने अपनी मुट्ठी घुमाई और कियो मिंगशुंग पर वार किया। इस समय उसे कोई दया न आई। यद्यपि उसके सामने का फूल सुंदर था, परंतु वो कांटों वाला गुलाब था। हालांकि कियो मिंगशुंग छोटा था और अपनी मुट्ठी से बच गया। उसके बाद उसने कियो मिंगशुंग की कमर और आंखों पर लात मारी और तुरंत उसे बाहर निकाल दिया। हालांकि कियो मिंगशुंग अभी भी उसके नियंत्रण में था। जाने दो, बदबूदार महिलाओं, वह आदमी चिल्लाया। कहो, क्यों भागते हो, क्यों हमसे टकराते हो? कियो मिंगशुंग ने पूछा। मैं देख रहा हूं कि तुम हर समय हमारा पीछा कर रहे हो, ये सोचकर कि तुम बुरे लोग हो, इसलिए हम भागे। वह आदमी बड़बड़ाता रहा। इस समय बात करना अभी भी कठिन है। कियो मिंगशुंग ने ठंडे स्वर में कहा, अरे, उनकी कार के पास जाओ और देखो। हुआंग फैंग ने उसकी नाक को छुआ और कार से उतर गया। हालांकि कियो मिंगशुंग ने हेलो कहा, हुआंग फैंग को पता था कि वो खुद को बुला रही थी। इस समय दो लोगों ने पाया कि वे अकेले नहीं थे जिन्होंने ट्रैफिक पुलिस को पकड़ा था, बल्कि एक और भी थे। अभी उन्होंने सोचा था कि जब महिला ट्रैफिक पुलिस कार में स्थिति देखने जाएगी तो उन्हें अंदर घुसने का एक और मौका मिलेगा। अब ऐसा लगता है कि वे नहीं कर सकते। ये सोचते हुए कियो मिंगशुंग द्वारा नियंत्रित व्यक्ति ने अचानक अपनी बाहों से एक खंजर निकाला और कियो मिंगशुंग को चाकू मारने के लिए तैयार था। कियो मिंगशुंग में लड़ने की अच्छी क्षमता है, लेकिन आखिरकार उसके पास ज्यादा व्यवहारिक अनुभव नहीं है। वो सोचती है कि वे अपने वश में हो गए हैं और अब और विरोध नहीं करेंगे, इसलिए वो थोड़ी लापरवाह है। इस समय जब उसने अभी अभी हुआंग फैंग से बात की तो उसका ध्यान भी हुआंग फैंग पर है। इसके विपरीत हुआंग फैंग कार से बाहर निकले और उन्होंने ये दृश्य देखा। वो चिल्लाया, सावधान रहो। कियो मिंगशुंग को नहीं पता था कि क्या हुआ, लेकिन उसकी सहज प्रतिक्रिया ने उसे बचा लिया। उसकी कमर बगल की ओर चमक गई। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने भी उस पर खंजर घोंप दिया। हालांकि चाकू जोर से तो नहीं लगा, लेकिन उसकी कमर पर भी खरोंच आ गई। उसने भौहें सिकोड़ ली और जानती थी कि उसे चोट लगी है, लेकिन ये गंभीर नहीं होना चाहिए। कुतिया, नरक में जाओ। वो व्यक्ति हमला करने में विफल रहा और कियो मिंगशुंग पर फिर से चाकू से वार किया। कियो मिंगशुंग बस वापस लड़ने ही वाला था। हालांकि जिस आदमी को उसने अभी अभी गिराया था वह अचानक उछल पड़ा। उसका एक पैर पिंडली की ओर था। उसने तुरंत अपना संतुलन खो दिया। आक्रमण करने वाला हाथ भी पल भर में अपनी दिशा खो रहा था। कियो मिंगशुंग की आंखों में एक क्रूर भाव था।
यदि ट्रैफिक पुलिस सतर्क न होती तो वे दोनों आसानी से अपने शवों को शहर से बाहर फेंक देते। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस खुद ही मरना चाहती थी। कियू निंगशुंग की आंखों में भी निराशा की झलक दिखी। इस समय उसके लिए कुछ करने में बहुत देर हो चुकी है। उसने सोचा कि वह हमेशा एक आपराधिक पुलिस अधिकारी बनना चाहती थी और एक बड़े मामले को सुलझाने में सक्षम होना चाहती थी। अब उसके पास सचमुच एक बड़ा मामला है, लेकिन वो बहुत लापरवाह है। इन दो लोगों की मदद से मामला सुलझ नहीं पाया है, बल्कि उसे अलग होना पड़ेगा। कियू निंगशुंग, तुम बेकार हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम एक आपराधिक पुलिस अधिकारी नहीं हो सकते, कियू निंगशुंग ने सोचा। जैसे ही हमलावर का खंजर कियू निंगशुंग पर वार करने ही वाला था, एक काली छाया अचानक उसके सामने आ गई। तभी उसके सामने चमड़े के जूतों की एक जोड़ी दिखाई दी। चमड़े के जूते बड़े होते जा रहे थे। इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया दे पाता, उसके चेहरे से निकट संपर्क हुआ। ओह, हुआंग फेंग ने सीधे उसके चेहरे पर लात मारी। वह आदमी अपना संतुलन खो बैठा और कियू निंगशुंग के साथ नीचे गिर गया। कियू निंगशुंग स्तब्ध थी, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी। उतरने के बाद वो वहीं लुढ़क गई और उस आदमी के पास से निकल गई। इसके बाद एक आदमी पलट गया और उस आदमी के शरीर पर बैठ गया। अपने हाथ पर खंजर रखते हुए उसने उसे पकड़ लिया और मोड़ दिया। खंजर नीचे गिर गया था। दूसरी तरफ गैंगस्टर जो पहले जमीन पर गिरा था, सीधे हुआंग फेंग के पास पहुंचा। उन्होंने सोचा कि हुआंग फेंग सिर्फ एक साधारण यात्री था, लेकिन उन्हें ऐसे कौशल की उम्मीद नहीं थी। यदि वो न होता तो वे अब तक उस पुलिसवाली को मार डालते। ये सब उसकी गलती है। हुआंग फेंग अपने पीछे के कदमों की आहट सुनता है और उनकी ओर नहीं देखता है। जैसे ही वो तेजी से पलटता है, वो अपना पैर ऊपर उठाता है और सीधे आदमी के सिर पर लात मारता है। वो दूसरों को बाहर निकाल देता है, यहाँ तक कि कियू निंगशुंग से भी अधिक होगा। आखिरकार हुआंग फेंग की ताकत की तुलना आम लोगों से नहीं की जा सकती। इस समय वहां कियू निंगशुंग ने अपने हाथ एक दूसरे के कपड़ों से बांध रखे हैं। आखिरकार वो एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी थी और वो हर समय हथकड़ी और बंदूकें नहीं पहन सकती थी, इसलिए अब वो केवल स्थानीय सामग्रियों का उपयोग कर सकती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने अच्छे होगे। कियू निंगशुंग ने गैंगस्टर को बांध दिया, खड़ा हुआ और हुआंग फेंग से कहा, सामान्य तौर पर यह अधिक शक्तिशाली है। हुआंग फेंग ने कहा कि वो पहले ट्रैफिक पुलिसकर्मी द्वारा देखे जाने से डरते थे, इसलिए उन्होंने जादू का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। अगर उसने ट्रैफिक पुलिसकर्मी की जान को खतरा नहीं देखा होता तो उसने लड़ने की योजना भी नहीं बनाई होती। वो सोया सॉस से लड़ने में सक्षम होता। कियू निंगशुंग अब हुआंग फेंग को हेय दृष्टि से नहीं देखता। अभी हुआंग फेंग की शक्ल उसकी ताकत जितनी सरल नहीं है। बात कियू निंगशुंग हुआंग फेंग को दो लोगों की कार में ले गया और कार का पिछला दरवाजा खोला। जैसा कि अपेक्षित था, उसने देखा कि एक आदमी पिछली सीट पर बेसुध पड़ा हुआ था। उसकी आंखें सफेद हो गई थी और कोई आवाज नहीं हो रही थी। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 206 मोड़ और मोड़। वहां एक शव है, कियू निंगशुंग ने कुछ आश्चर्य से कहा। दरअसल वो पहले बहुत आश्वस्त नहीं थी। उसका मानना था कि हुआंग फेंग के शब्द उसके साथ आए थे। इसका कारण ये था कि उसका दिल अनिच्छुक और अकेला था और वह हमेशा मामले को सुलझाना चाहती थी, इसलिए वो उसके साथ आई थी। हालांकि अभी भी उसने यह नहीं सोचा था कि यहाँ मरे हुए लोग होंगे। दूसरे पक्ष का व्यवहार बहुत संदिग्ध है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे पक्ष ने लोगों को मार डाला। हालांकि लाश को अपनी आंखों से देखने के बाद उसने अंततः वही माना जो हुआंग फेंग ने पहले कहा था। इसके अलावा लाश को पहली नजर में ही पता चल गया था कि यह सामान्य मौत नहीं है। हुआंग फेंग ने भौहें चढ़ा ली और भाई बियाओ के शरीर को देखा। उसने कुछ दिन पहले ही भाई बियाओ को देखा था। उस समय उनके आसपास बहुत सारे छोटे भाई थे और उनके अधीन कई स्थान थे। हालांकि वो खुद और तियानजून द्वारा पीटा गया था, फिर भी वो बहुत सुंदर था। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसे व्यक्ति को कुछ ही दिनों में मार दिया जाएगा। जबकि हुआंग फेंग ने दुनिया की नश्वरता पर अफसोस जताया, वो सतर्क भी थे, क्योंकि टोंग जियान को पीटने से पहले उसने इसका दोष भाई बियाओ पर मर दिया और फिर भाई बियाओ की मृत्यु हो गई। वो मदद नहीं कर सकता, लेकिन दोनों चीजों को एक साथ जोड़ सकता है। इस कारण से कि उसने इसका दोष भाई बियाओ पर लगाया, हुआंग फेंग को अधिक अपराध बोध नहीं है। ये लड़का किस तरह का व्यक्ति है, तियानजून ने उसे बहुत पहले बताया था, इसलिए यदि वो मर भी गया तो भी उसे कोई अफसोस नहीं हुआ। हालांकि हुआंग फेंग ने इस मामले पर ध्यान दिया। हो सकता है दूसरों को इसके बारे में पता न हो। हालांकि वो जानता था कि इस मामले में बच्चे पर बहुत संदेह है। हालांकि वो इसके बारे में दूसरों को नहीं बता सका। ठीक है, मैं उन्हें पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूँ। आप भी मेरे साथ आ सकते हैं, लेकिन चिंता मत करो, बस एक नियमित रिकॉर्ड बनाओ। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, कियू निंगशुंग ने हुआंग फेंग से कहा। कियू निंगशुंग को नहीं पता था कि हुआंग फेंग और बियाओ एक दूसरे को जानते थे या कि उनके बीच बहुत अधिक जुड़ाव था। उसने केवल यही सोचा था कि हुआंग फेंग और बियाओ एक दूसरे को नहीं जानते थे और हुआंग फेंग बस इस मामले पर मिले थे। कियू निंगशुंग को इतना यकीन था कि इसका हुआंग फेंग से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो शुरू से अंत तक इसमें शामिल थी। यहाँ तक कि पहली दुर्घटना में भी वो घटनास्थल से ज्यादा दूर नहीं थी और उसने पूरी प्रक्रिया को अपनी आंखों से देखा। इसलिए वो जानती थी कि हुआंग फेंग ने इस मामले में कुछ भी गलत नहीं किया है और यहाँ तक कि उसने खुद की मदद की और खुद को बचाया। कियू निंगशुंग अभी खुद को बचाने के लिए हुआंग फेंग का आभारी था। वो पहले बहुत लापरवाह था, लेकिन हुआंग फेंग के लिए वो मर सकता था। हालांकि कियू निंगशुंग स्पष्ट रूप से बहुत भाग्यशाली था। जब उसने सोचा कि हुआंग फेंग ने उसकी जान बचाई है, तो जिस गैंगस्टर को हुआंग फेंग ने लात मारी थी वो फिर से खड़ा हो गया। इस बार उनके हाथ एक और चीज लगी। तुम दोनों अपने सिर अपने हाथों में पकड़ो और बैठ जाओ, उस आदमी ने हुआंग फेंग के दोनों से कहा। हुआंग फेंग और कियू निंगशुंग मुड़ते हैं और उसकी ओर देखते हैं। अचानक उनकी कार्रवाई एक भोजन है, क्योंकि दूसरे पक्ष के पास एक अतिरिक्त पिस्तौल है। चीन में आग्नेयास्त्रों का प्रबंधन बहुत सख्त है। सामान्य तौर पर गैंगस्टर जब लड़ते हैं तो लाठियों आदि का इस्तेमाल करते हैं और वे बंदूकों का उद्भव शायद ही देख पाते हैं। कियू निंगशुंग और हुआंग फेंग को उम्मीद नहीं थी कि इन दोनों गैंगस्टरों के पास पहले बंदूकें थी, जो उनकी उम्मीद से परे थी। जाहिर है ये दोनों गैंगस्टर कोई आम गैंगस्टर नहीं है। सामान्य गैंगस्टरों के पास बंदूकें नहीं हो सकती।
क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ लो, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। उस आदमी ने देखा कि हुआन फेंग और कियू निंगशुंग ने वो नहीं किया जो उसने कहा था, और फिर से चिल्लाया। अब वो हुआन फेंग और कियू निंगशुंग से बहुत नफरत करता है। कुछ ही समय में उसे हुआन फेंग और कियू निंगशुंग ने लात मारी, खासकर हुआन फेंग के पैर में। उसका सिर अभी भी भिन-भिन रहा है, उसकी आंखों से खून बह रहा है और उसकी नाक टूटी हुई लगती है, इसलिए उसका दिल कियू निंगशुंग से भी ज्यादा हुआन फेंग से नफरत करता है। हुआन फेंग और कियू निंगशुंग एक दूसरे को देखते हैं। वे केवल धीरे धीरे ही बैठ सकते हैं, अब उनमें एक दूसरे को उकसाने की हिम्मत नहीं है। वो आदमी दूसरी ओर कपड़े खोलने के लिए पहले ही नीचे बैठ गया और फिर खड़ा हो गया। इस प्रक्रिया में उसकी बंदूक का थूथन हुआन फेंग और उसके दो लोगों का सामना कर रहा है। अरे बस मुझे मारो, यह एक अच्छी लड़ाई है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेहरे पर लात मारने की? इस समय जिस व्यक्ति को हुआन फेंग के 42 गज के जूते ने लात मारी थी, वो हुआन फेंग के पास आया और उसे मुक्का मारा और लात मारी। हालांकि अब उन्हें काफी चोटें लग चुकी हैं और उनके हाथों में ताकत नहीं रह गई है। ये हुआन फेंग को खरोचने जैसा है। हुआन फेंग ने जवाबी कार्रवाई नहीं की, वो मौके का इंतजार कर रहा था। यह कोई दूसरी जगह नहीं है, यहीं उनकी मृत्यु हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि वो सचमुच मर गया। हालांकि अब वो निश्चित रूप से वापस लड़ेगा, लेकिन वो पूर्ण आश्वासन के बिना जोखिम नहीं लेना चाहता। ठीक है, लड़ना बंद करो, बहुत समय हो गया है। भाई चेंग अभी भी खबर का इंतजार कर रहा है। उन दोनों को मार डालो और फिर शवों को एक साथ शहर से बाहर फेंक दो। बंदूक वाले आदमी ने कहा कि अगर वे बिना बंदूक के मार सकते हैं तो वे बंदूक से नहीं मारेंगे। आखिरकार गोली मारे जाने की प्रकृति बदतर है। अच्छा ऐसा है। उसके बाद वो आदमी अपना खंजर वापस लेने के लिए तैयार हो जाता है। हुआन फेंग जानता है कि इस समय वो अब और इंतजार नहीं कर सकता। यदि वो अब और प्रतीक्षा करेगा तो उसे मौका नहीं मिलेगा और वो बस तैयारी कर रहा है। मेरे पैर! बंदूक वाले आदमी को अचानक महसूस हुआ कि उसके पैरों में किसी नुकीली चीज से छेद किया गया है। वो चिल्लाया और नीचे झुक गया। ऐसे क्षण में वो हुआन फेंग और उन दोनों की परवाह नहीं कर सका। क्या बात क्या बात? जो गैंगस्टर खंजर लेने जा रहा था उसने पूछा, लेकिन तब उसे एहसास हुआ कि यह अच्छा नहीं था। उसने घूमना चाहा और फिर एक काले जूते की परछाई देखी। वापस आओ, गैंगस्टर चिल्लाया और फिर वो सही दिशा में उड़ गया। छूना! दोनों व्यक्ति अचानक एक दूसरे से टकरा गए। इस समय बंदूकधारी गैंगस्टर को वास्तव में एहसास हुआ कि यह अच्छा नहीं था। हालांकि इससे पहले कि वो दोबारा हुआन फेंग पर निशाना साध पाता, उसके साथी ने उसे जमीन पर गिरा दिया। हुआन फेंग तेजी से भागा। इससे पहले कि दूसरा पक्ष उठने के लिए संघर्ष करता, उसने उसकी कलाई पर लात मारी और बंदूक उसके हाथ से छीन ली। तुम क्या कर रहे हो? आओ और उन्हें बांध दो, हुआन फेंग ने कियू निंगशुंग से कहा, जो अभी भी वहीं खड़ा था। हाँ, कियू निंगशुंग इस समय अपने होश में वापस आई थी। इसका मुख्य कारण यह है कि सब कुछ इतनी तेजी से हुआ। हुआन फेंग के विपरीत उसने छापेमारी की योजना बनाई। निस्संदेह वो इसका उत्तर दे सकता था। कियू निंगशुंग थोड़ा स्तब्ध थी, लेकिन वो इतने कम समय के लिए स्तब्ध थी। हुआन फेंग ने दूसरे पक्ष को सुलझा लिया था। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 207 चेंगे। इस बार हुआन फेंग और कियू निंगशुंग ने कोई और नोटिस नहीं लिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उन्हें एहसास हो सकता है कि उनकी अगली मुठभेड़ कभी भी बेहतर नहीं होगी और उनके चेहरे थोड़े भूरे हो गए हैं। आप किसके लोग हैं? हुआन फेंग को कियू निंगशुंग की परवाह नहीं है। वो दो बंधुकों से पूछता है। वो एक दूसरे की पहचान जानना चाहता है। इस तरह से उसे तैयार किया जा सकता है। हालांकि वो जानता है कि इसके पीछे का दूध लड़के से संबंधित हो सकता है, लेकिन वो नहीं जानता कि स्वचालित हाथ कौन है। हालांकि उन्होंने हुआन फेंग की बातें नहीं सुनी। वे अब भी वही भाव रखते थे और उसे कोई उत्तर नहीं देते थे। हुआन फेंग इसकी मदद नहीं कर सकता। यदि कियू निंगशुंग आसपास नहीं है तो वो उन्हें कुछ समय के लिए प्रताड़ित कर सकता है। मुझे यकीन है कि वे अपने पीछे के लोगों को बता सकते हैं, खासकर उनके मुंह में चेंगे। हालांकि कियू निंगशुंग एक तरफ से समान नहीं है, वो बहुत दूर नहीं जा सकता, अन्यथा कियू निंगशुंग खुद को इस मामले से जोड़ सकते हैं। चिंता मत करो, मैं उन्हें पुलिस स्टेशन भेजूंगा तो उनसे अच्छे से पूछताछ की जाएगी। यह कोई छोटा मामला नहीं है। कियू निंगशुंग ने हुआन फेंग को सांत्वना दी। उसने हुआन फेंग से दो लोगों के बारे में पूछताछ नहीं की। उसे कोई संदेह नहीं था। उसने सोचा कि हुआन फेंग को अभी अभी दो लोगों ने लगभग मार डाला है। उनके पीछे के लोगों को जानना समझ में आता है। हुआन फेंग ने सिर हिलाया। अब वो यही उम्मीद कर सकते हैं कि थाने से कुछ मिलेगा। जब हुआन फेंग और उनकी पत्नी उन्हें ले जाने वाले थे, तभी उनमें से एक का फोन बजा। हुआन फेंग ने नजर डाली और प्रदर्शित नोट चेंगे था। हुआन फेंग कियू निंगशुंग पर एक नजर डालता है और फोन जोड़ता है, लेकिन फिर भी वो हैंड्स फ्री चालू कर देता है। उसके बारे में क्या ख्याल है? क्या नासमझ ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने उसे मार डाला? फोन से चेंगे की आवाज आए। तुम नासमझ हो, तुम कौन हो? हुआन फेंग ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। कियू निंगशुंग पहले ही कह चुके हैं। जाहिर है उन्हें इस चेंगेज के बारे में कोई अच्छी धारणा नहीं है जो उन्हें खुद को मारने का निर्देश देता है। कियू निंगशुंग ने यहां बात खत्म नहीं की। फोन वहीं रख दिया गया है। मुझे लगता है कि दूसरा पक्ष भी समझता है कि व्यस्त ट्रैफिक पुलिस ने उसे नहीं मारा, बल्कि उसके लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मैं इस वाइफ भाई को जाने नहीं दूंगा, कियू निंगशुंग ने उग्रता से कहा कि दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया उसकी अपेक्षा से परे नहीं थी। अगर हुआन फेंग आज यहाँ नहीं होती तो वो खतरे में होती या मार भी दी जाती। वो इस चेंगेज के लिए अच्छी भावना कैसे रख सकती है? हुआन फेंग कंधे उचकाते हैं और बोलते नहीं हैं। हालांकि कियू निंगशुंग के शब्द वही हैं जो वह चाहते हैं। अब जब ये दोनों गैंगस्टर पकड़े गए हैं तो अगली पूछताछ पुलिस ही कर सकती है। अगर वो पीछे वाले व्यक्ति के बारे में जानना भी चाहता है तो उसे पुलिस के माध्यम से ही जानकारी मिल सकती है। आज इन लोगों ने मुझे लगभग मार डाला था। अगर इस मामले में कोई प्रगति हुई है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? हुआन फेंग ने पूछा।
हाँ, मैं तुम्हें अपना नंबर दूंगा। फिर तुम क्या जानना चाहते हो? मैं तुम्हें बता सकता हूँ, सिवाय उन बातों के जिन्हें गुप्त रखने की आवश्यकता है। क्यू मिंगशुंग बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हुए। एक कारण यह था कि उसने उसकी जान बचाने के लिए हुआंग फैंग को धन्यवाद दिया, और हुआंग फैंग वास्तव में पीड़ितों में से एक था। उन्हें इस मामले की प्रगति जानने का भी अधिकार था। ठीक है, हुआंग फैंग ने उत्तर दिया, लेकिन आप सिर्फ एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं। क्या आपको इस मामले की अगली प्रगति जानने का अधिकार है? हुआंग फैंग ने पूछा। उसकी चिंता अनुचित नहीं है। अब एक हत्या हुई है और दूसरे पक्ष के पास बंदूक है। ये मामला बेहद गंभीर है। जाहिर है, यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे एक छोटी ट्रैफिक पुलिस निपट सकती है। इसे आपराधिक पुलिस को सौंप दिया जाना चाहिए। लेकिन वहां आपराधिक पुलिस के संचालन की प्रक्रिया और प्रगति से यातायात पुलिस को इसकी जानकारी होना जरूरी नहीं है। इसके बारे में चिंता मत करो। मैं न केवल इस मामले की प्रगति जान सकता हूँ, बल्कि व्यक्तिगत रूप से समीक्षा में भी भाग ले सकता हूँ, क्यू मिंगशुंग ने कहा। हुआंग फैंग को नहीं लगता कि क्यू मिंगशुंग झूठा है। वो दूसरे पक्ष की निर्भरता या पृष्ठभूमि का अनुमान लगाता है। हालांकि वो पृष्ठभूमि वाला ट्रैफिक पुलिसकर्मी कैसे हो सकता है? हुआंग फैंग के मन में कुछ संदेह है, लेकिन पूछना आसान नहीं है। उसके बाद हुआंग फैंग और क्यू मिंगशुंग वापस पुलिस स्टेशन गए और उसके साथ फोन नंबरों का आदान प्रदान किया। हुआंग फैंग को यह नहीं पता था कि बाहरी लोगों के लिए क्यू मिंगशुंग का फोन नंबर प्राप्त करना मुश्किल था, लेकिन संयोगवश उसे यह आसानी से मिल गया। अंकल ली, यह अच्छा नहीं है। 2 आदमी असफल रहे, ट्रैफिक पुलिस नहीं मर गई। हो सकता है कि दोनों आदमी गिरफ्तार कर लिए गए हों। लिन जिचेंग द्वारा फोन रखने के बाद उसने जल्दी से अंकल ली को घटना का परिणाम बताया। बर्बाद? कैसी बर्बादी? 2 लोग एक छोटे ट्रैफिक पुलिसकर्मी को नहीं मार सकते। वे गंदगी खाकर बड़े हुए हैं, अंकल ली ने गुस्से में कहा, लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद को शांत कर लिया। वो जानता था कि अब चीजें थोड़ी गंभीर हैं और यह गुस्सा होने का समय नहीं है। उसे जल्द से जल्द परिणाम से निपटना था। इस तरह आप भी बेनकाब हो गए होंगे। पहले बाहर जाओ और छिप जाओ। मैं परिणाम से निपटने के लिए टोंग कियांजुन से संपर्क करूंगा और मामला निपटने के बाद आप वापस आ जाएंगे, अंकल ली ने सोचा और कहा। हाँ, लिन जिचेंग ने कोई आपत्ति नहीं जताई। दरअसल अब वो बहुत डरे हुए हैं। दोनों व्यक्तियों को अब पुलिस पर हमला करने वाला माना जा सकता है। इसके अलावा वे पकड़े जाते हैं। मुख्य बात यह है कि उन्होंने कॉल कर लिया है और इसे प्राप्त कर लिया है। दूसरा पक्ष निश्चित रूप से अपने शरीर का पता लगाएगा और वे निश्चित रूप से इसमें शामिल होंगे। वो इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि दूसरा पक्ष उन्हें धोखा नहीं देगा। जाहिर तौर पर मेरे लिए अब बाहर जाकर छिपना एक अच्छा निर्णय है। ज्यादा चिंता मत करो, ये सिर्फ एक छोटा ट्रैफिक पुलिसकर्मी है। यह मत कहो कि एक बच्चा कियांजुन है। अगर मैं बाहर भी आता हूँ तो मैं इससे निपट सकता हूँ। इसके अलावा बच्चा कियांजुन इस मामले से छुटकारा नहीं पा सकता है, तो वह निश्चित रूप से मदद करेगा। आप कुछ दिनों के लिए बाहर जा सकते हैं, जिसे यात्रा में व्याकुलता माना जाएगा। अंकल ली ने देखा कि लिन जिचेंग का चेहरा बहुत अच्छा नहीं था और वो उसके दिल में चिंता का अनुमान लगा सकते थे, इसलिए उन्होंने उसे सांत्वना दी। अंकल ली की बात सुनने के बाद लिन जिचेंग को राहत मिली। अंकल ली स्पष्ट रूप से हार नहीं मानना चाहते थे। इसके अलावा टोंग कियांजुन ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। किंग प्रांत में उनकी ऊर्जा अभी भी शानदार है। अगर वो बाहर आएगा तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद लिन जिचेंग को रातों की नींद हराम होने का डर था, इसलिए वो तुरंत सामान पैक करने और अस्थायी रूप से जियांगजू छोड़ने के लिए तैयार हो गया। दूसरी ओर हुआंग फैंग और क्यू मिंगशुंग ने वापस जाते समय उनका समर्थन करने के लिए बहुत सारे पुलिस से मुलाकात की। हालांकि जाहिर है वे थोड़ी देर से सामने आए। ठंडा जम रहा है, क्या आप ठीक हैं? आप इतनी खतरनाक चीज के बारे में इतने आवेगी कैसे हो सकते हैं? यदि आपके पास कुछ है तो मैं इसे निर्देशक क्यू को कैसे समझा सकता हूँ? क्यू मिंगशुंग को देखने के बाद एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने चिंता से कहा। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 208 टास्क फोर्स। मैं ठीक हूँ। जब क्यू मिंगशुंग ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की बातें सुनी तो उसका चेहरा थोड़ा असहज हो गया। उसे अपने पिता का जिक्र सुनना अच्छा नहीं लगता था। ये कहने के बजाय कि उसके पिता के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे, वो लोगों को यह महसूस नहीं कराना चाहती थी कि वो रिश्ते पर भरोसा कर रही है। वास्तव में यह उसके पिता के प्रभाव के कारण था कि वो एक आपराधिक पुलिस टीम नहीं बनी, बल्कि एक यातायात पुलिस टीम बन गई जो उसे पसंद नहीं थी। कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, अधेड़ उम्र के आदमी ने जल्दी से कहा। उसके बाद क्रिमिनल पुलिस टीम के लोग भी आ गए। हालांकि वो नहीं चाहता था, क्यू मिंगशुंग ने फिर भी दोनों गैंगस्टरों को आपराधिक पुलिस टीम के लोगों को दे दिया। हालांकि उन्होंने आपराधिक पुलिस टीम के लोगों को यह भी याद दिलाया कि दोनों गैंगस्टरों से जल्द पूछताछ करना बेहतर होगा। यदि अन्य लोग इंटरपोल के लोगों से इस तरह बात करते हैं तो वे उनकी बात नहीं सुन पाएंगे, लेकिन क्यू की चेतावनी स्पष्ट रूप से अलग है और कोई भी उसकी राय को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं करता है। हुआंग फैंग को भी साथ ले जाया गया। क्यू मिंगशुंग की देखभाल के कारण उन्हें पुलिस स्टेशन में किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा और उन्हें जल्द ही जाने की अनुमति दे दी गई। पुलिस को इस बात पर संदेह नहीं था कि उसका इस मामले से कोई लेना देना है। जैसे ही उसका एनकाउंटर हुआ, ये सचमुच बहुत थका देने वाला दिन है। हुआंग फैंग अपने निवास पर वापस गए और सोचा कि भंडारण बॉक्स ने उनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं लाया, जिससे हुआंग फैंग थोड़ा निराश हो गए। हालांकि हुआंग फैंग का मन जल्दी स्टोरेज बॉक्स की समस्या से हट गया। वो सोच रहा था कि आज का काम किसने किया। भाई बियाओ की अचानक मृत्यु ने अभी भी हुआंग फैंग के दिल को कुछ सदमा पहुंचाया, जो उस स्थान से अलग था जहां वो पिछली बार गया था। हालांकि उन्होंने वहां मरे हुए लोगों को देखा था और यहां तक कि खुद लोगों को मार डाला था। उनकी राय में इसमें और वास्तविक दुनिया के बीच थोड़ा अंतर था। हालांकि वहां के लोग वास्तविक थे। आखिरकार वे उस स्थान के निवासी नहीं थे। वो स्वयं को केवल एक दर्शक मानता था। हालांकि भाई बियाओ की मृत्यु वैसी नहीं है, वो एक वास्तविक व्यक्ति है। इसके अलावा कुछ समय पहले दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात भी की थी और एक दूसरे की अचानक मौत हो गई थी। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई बियाओ की मृत्यु से कुछ समय पहले उन्हें खुद ही दोषी ठहराया गया था और फिर उनकी मृत्यु हो गई। हुआंग फैंग इसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। क्या इसके पीछे वास्तव में लड़का एन है?
वो लड़का भी पागल है, हुआंग फेंग ने मन ही मन सोचा। हालांकि भाई बियाओ को किसने मारा, इसके पीछे किसी लड़के का साया है, उसे सावधान रहना चाहिए। हुआंग फेंग को उम्मीद नहीं थी कि टोंग जियान पहले इस स्तर को हासिल कर लेगा। वो पहले भाई बियाओ से लड़ना चाहता था, अन्यथा वो तैयार नहीं था और दूसरी तरफ जा सकता था। ऐसा लगता है कि मुझे इस दौरान सावधान रहना होगा। मुझे उम्मीद है कि पुलिस विभाग जल्द से जल्द मामले को सुलझा सकता है, हुआंग फेंग ने मन ही मन सोचा। अच्छी महिला, क्या तुम ठीक हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। दूसरी ओर क्यू मिंगशुंग को घर आते ही उसकी मां ने गले लगा लिया। उसने डर के मारे ऊपर से नीचे तक देखा कि उसके साथ क्या होगा। जाहिर है वो जानती थी कि आज शाम क्या हुआ था। मैं ठीक हूँ, क्यू मिंग फ्रॉस्ट ने अपना सिर हिलाया और कहा। अच्छी महिला, मेरी माँ की बात सुनो, मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूँ, ये बहुत खतरनाक है, क्यू मिंगशुंग की माँ ने कहा। माँ, ट्रैफिक पुलिस से खतरा क्या है? मैं तो आज रात ही उससे मिला हूँ, क्यू मिंगशुंग ने असहाय होकर कहा। ये भी अच्छा नहीं है, क्यू मिंगशुंग की माँ ने कहा। बूढ़ी क्यू, कृपया चुपचाप मत बैठो और अपनी बेटी से बात करो। इस समय सोफे पर बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भी क्यू मिंगशुंग की ओर देखा और कहा, बेटी, अपनी माँ की बात सुनो। मैं कल किसी से तुम्हें दूसरे पद पर स्थानांतरित करने के लिए कहूंगा। बस हर दिन कार्यालय में बैठो और बाहर मत जाओ और इधर उधर मत भागो। वो काम नहीं करेगा। क्यू मिंगशुंग तुरंत खड़ा हुआ और बोला, पिताजी, आपकी वजह से मुझे एक आपराधिक पुलिस नहीं माना गया, अब आप मुझे ऐसा करने भी नहीं देते? और क्या आज की घटना महज एक संयोग है? जियांगजू में सार्वजनिक सुरक्षा अभी भी अच्छी है, आज जैसी घटना बार बार कैसे हो सकती है? क्यू मिंगशुंग ने कहा। ये भी अच्छा नहीं है, मुझे अभी भी यकीन नहीं है, क्यू मिंगशुंग की मां ने कहा। माँ, चिंता किस बात की? आप मुझे पूरे दिन ऑफिस में बैठने देती हैं, अपनी सीट टूटने का डर नहीं? मूव बैठो। मैं भी नहीं बैठ सकता। उसके बाद क्यू मिंगशुंग ने बहुत अच्छा कहा, जिससे उसके माता पिता ने अपना मन बदल लिया और उसे ट्रैफिक पुलिसकर्मी बने रहने दिया। वैसे पिताजी, चूंकि मैं आज किसी चीज से मिला हूँ, क्या आपको लगता है कि मैं जांच के लिए प्रोजेक्ट टीम में शामिल हो सकता हूँ? क्यू मिंगशुंग ने कहा। बिल्कुल नहीं, क्यू मिंगशुंग के पिता ने कहा। ये बहुत खतरनाक है, इस मामले की प्रकृति बहुत खराब है, इसमें न केवल जिंदगियां हैं बल्कि बंदूकें भी हैं, ये स्पष्ट रूप से कोई छोटा मामला नहीं है। पिताजी, ये ठीक है अगर आप मुझे एक आपराधिक पुलिस अधिकारी नहीं बनने देंगे, लेकिन मैंने आज मामले में भाग लिया और मैं उन्हें वापस ले आया। मैं उनके द्वारा लगभग मारा गया था। अगर मैंने जांच में भाग नहीं लिया और व्यक्तिगत रूप से पर्दे के पीछे पकड़ा गया, मैं मेल नहीं खाऊंगा, क्यू मिंगशुंग ने कहा। इसके अलावा मैं केवल शामिल हूँ विशेष टास्क फोर्स में, मुझे यकीन है कि वे आपराधिक पुलिसकर्मी ही मुख्य हैं, उनकी क्षमताएं अच्छी हैं, मैं ठीक हो जाऊंगा, आपको मुझे संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है? ये क्यू मिंगशुंग के पिता झिझके। वो जानते थे कि उनकी बेटी एक आपराधिक पुलिस अधिकारी बनना चाहती थी और उनमें एक आपराधिक पुलिस अधिकारी बनने की क्षमता भी थी। केवल उसके हस्तक्षेप के कारण उसने इसे हल्के में नहीं लिया और वो हर समय ऐसा करने को तैयार नहीं थी। आज भी उसे ऐसी ही चीज का सामना करना पड़ा। अगर वो इसमें हिस्सा नहीं लेती तो असहज हो जाती। हालांकि वो ये भी जानता था कि यह मामला स्पष्ट रूप से छोटा नहीं था और वो अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। क्यू मिंगशुंग ने यह भी देखा कि उसके पिता दिल में थोड़े झिझक रहे थे। उसने फिर से सहवास करने की विनती की और अंततः उसके पिता को सहमत होने दिया। हालांकि आपको पुरानी आपराधिक पुलिस की बात सुननी चाहिए और अनुमति के बिना कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्या आप जानते हैं? अन्यथा मैं आपको किसी भी समय प्रोजेक्ट टीम छोड़ने दूंगा, क्यू मिंगशुंग के पिता ने बेचैनी से कहा। अच्छा ऐसा है, क्यू मिंगशुंग ने जल्दी से उत्तर दिया। उसे डर था कि उसके पिता अपना मन बदल लेंगे। लाओ क्यू, कृपया निम्नलिखित लोगों को हमारी बेटी की सुरक्षा पर ध्यान देने दें। इसके अलावा मंच के पीछे वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वो हमारी बेटी को भी मारना चाहता है, उसे उन्हें दंडित किए बिना नहीं जाने देना चाहिए। क्यू मिंगशुंग की मां मूल रूप से आपत्ति करना चाहती थी। हालांकि उसने सोचा कि उसकी बेटी लंबे समय से अपने परिवार से नाराज थी क्योंकि वह आपराधिक पुलिस बल में शामिल नहीं हुई थी। अगर इस बार भी वह नहीं मानी तो वो फिर उनसे नाराज हो जाएगी। तो वो बस इस बात पर सहमत हो गई कि उसे एक लत लग जाएगी और फिर उसे दोबारा ऐसा कोई विचार नहीं आएगा। यह निश्चित है, मैं उन लोगों को कभी जाने नहीं दूंगा, क्यू मिंगशुंग के पिता ने चेहरे पर उदासी लाते हुए कहा। भले ही इसमें उनकी बेटी शामिल नहीं है, लेकिन जिंदगियां और बंदूकें हैं, यह एक बड़ा मामला है और वो पर्दे के पीछे के लोगों को जाने नहीं दे सकते। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 209 मौके पर ही खेल देखना। अगली सुबह हुआंग फैंग के उठने के बाद उन्होंने महसूस किया कि पूरा व्यक्ति काफी आरामदायक था और कल की तरह कोई थकान नहीं थी। जाहिर है एक दिन के आराम और समायोजन के बाद वह ठीक हो गए थे। आज रविवार है, उसे आखिरी गेम खेलना है। अगले सप्ताह से वो छुट्टियों के दौरान सो सकेंगे। भंडारण बॉक्स में अभी भी कोई हलचल नहीं थी और हुआंग फेंग ने ज्यादा नहीं सोचा। नहा धोकर वो कंपनी में चला गया। जब हुआंग फेंग कंपनी में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि खेल में भाग लेने वाले अधिकांश खिलाड़ी आ चुके थे और उनके चेहरे पर उत्साह और तनाव दोनों थे, जो पिछले कई बार की आरामदायक उपस्थिति से बिल्कुल अलग था। आप क्या कर रहे हो? हुआंग फेंग बैठ गए और अपने भाई वांग से पूछा। बॉस की वजह से, भाई वांग ने कहा। कल महाप्रबंधक ने कुछ कहा था, आज हमें जीतना ही होगा, अन्यथा हम वेतन और बोनस में कटौती करेंगे। स्वाभाविक रूप से हम घबराए हुए हैं। और आज सुबह आपको खबर मिलती है कि आज खेल में न केवल आम कर्मचारी जा रहे हैं, बल्कि 2 बॉस भी हैं जो आपका उत्साह बढ़ाने के लिए घटनास्थल पर जाएंगे, इसलिए आप भी बहुत उत्साहित हैं। पिछले कुछ वर्षों में भले ही कंपनी ने लोगों को गेम में जाने की व्यवस्था की हो, लेकिन दोनों बॉस मूल रूप से नहीं जा रहे हैं, भाई वांग ने समझाया। सो है, हुआंग फेंग ने सिर हिलाया और कहा, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनके जैसे सामान्य कर्मचारी, विशेष रूप से सुरक्षा गार्ड, आमतौर पर मुख्य कार्यकारी को आसानी से नहीं देखना चाहते हैं। आज 2 मुख्य कार्यकारी एक साथ दिखाई देते हैं।
वे कैसे उत्साहित नहीं हो सकते? शायद वे उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और मुख्य कार्यकारी उन पर सही नजर रखते हैं। उनके लिए अपना वेतन और पदोन्नति बढ़ाना असंभव नहीं है। हुआंग फैंग ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। हालांकि उसने मिस्टर जी को नहीं देखा था, उसने मिस्टर सुयुमो को कई बार नहीं देखा था। कल उन्होंने साथ में डिनर किया। हालांकि मौके पर खेल देखने के लिए बॉस का होना अच्छा है। फिर जब हम सब आ जाएंगे तो कार चल पड़ेगी। ये देखा जा सकता है कि आज का अस्थायी कोच भी थोड़ा उत्साहित और घबराया हुआ है। कार स्टार्ट होने के बाद वो आपको कार के कुछ मुख्य बिंदु बताएगा और पिछले खेलों में उजागर हुई कुछ कमियों को ठीक करेगा। हुआंग फैंग अभी भी कोच के मार्गदर्शन का फोकस है। हुआंग फैंग के लिए, जो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हमेशा चमड़े के जूते पहनते हैं, कोच अब आश्चर्यचकित नहीं है और उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। म्यूजू, मुझे खेद है कि कल एक अपॉइंटमेंट था और फिर मैंने तुम्हें नहीं उठाया। तियानजियाओ समूह सुयुमो का कार्यालय सुयुमो तांग मुक्यू से कहता है। ये ठीक है बहन यूमो, हमें ऐसी आजीविका की कोई आवश्यकता नहीं है, टैंग मुक्यू ने लापरवाही से कहा जब वो सुयुमो के कार्यालय को देख रहा था। सुयुमो और जी मिंगजियाओ ज्यादातर समय की प्रांत में हैं, लेकिन वे अभी भी वसंत महोत्सव के दौरान सम्राट की राजधानी में वापस जाते हैं, इसलिए वे कभी कभी तांग मिक्स्यू के साथ एक दूसरे को देख सकते हैं और रिश्ता बहुत ज्यादा नहीं है। बेशक आपको परवाह नहीं है बहन यूमो, आप नहीं जानती, कल इस लोमड़ी की आत्मा ने न केवल पुरुषों को बहकाया बल्कि अच्छी शराब और भोजन का ऑर्डर देने की भी बहुत कोशिश की, जिससे मेरा बहुत खून बह गया। पास में जी मिंगजियाओ कुछ असंतुष्ट डूमाउथ कहते हैं, अगर तुम उसे खाओगे तो तुम कंजूस हो जाओगे, पर्याप्त दोस्त नहीं है। तांग मिक्स्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर सु यूमो की ओर देखा और कहा, बहन यूमो, मेन जियो को सुनो, क्या आपने हाल ही में अपने प्रेमी के बारे में बात की है? क्या आप कर सकते हैं इसे हमारे देखने के लिए बाहर लाएं? कैसा बॉयफ्रेंड? उसकी बात मत सुनो। सु यूमो पहले जी मेंगजियाओ को घूरती है, फिर तांग मिक्सू को समझाती है, हम सिर्फ साधारण दोस्त हैं। बहन यूमो, उसने मेरे साथ गलत किया, मैंने यह नहीं कहा कि आपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात की थी। जी मेंगजियाओ ने असंतोष से कहा। ठीक है, चलो उस बारे में बात नहीं करते, पहले कोर्ट में चलते हैं, खेल शुरू होने वाला है। सुयुमो ने कहा कि वह इस मुद्दे पर ज्यादा बात नहीं करना चाहती। एक शर्मिंदा है, दूसरा इसलिए क्योंकि चीजें तय नहीं हुई है और स्वाभाविक रूप से उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। आइए चलें और देखें कि मिंगजियाओ की टीम कैसे हार गई, तांग मुक्यू ने कहा। मेरी टीम नहीं हारेगी, जी मिंगजियाओ ने कहा, इसके अलावा मेरी टीम भी यूमो की टीम है। क्या आपको लगता है कि यूमो की टीम हार जाएगी? ठीक है, तुम दोनों, तुम्हें हमेशा लड़ना पसंद है, सुयुमो बेबसी से कहती है। हालांकि टैंग मुक्यू ने कहा कि वो जी मिंगजियाओ की टीम को हारते हुए देखना चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा था, अन्यथा वो उनके साथ नहीं आती जाती। दूसरी टीम की कंपनी वास्तव में वो कंपनी है जिसे वो जानती है, हालांकि उनके कोई दोस्त नहीं थे। दूसरी टीम उसका पीछा करना चाहती थी, लेकिन उसके पास एक दूसरे के लिए कोई विचार नहीं था। अब दोनों के बीच यही रिश्ता है। और तांग मुक्यू की किंगदाओ यात्रा खेल देखने का एक पहलू है, और यह केवल एक छोटा पहलू है। दरअसल वो किंगदाओ में खेलने आई थी, वो जी मिंगजियाओ और सु यूमो से मिलने आई थी। खेल देखना केवल आकस्मिक है, लेकिन उसे जी मिंगजियाओ के साथ जुड़ना पसंद है और वो इसकी आदी है, इसलिए उसने फोन पर यही कहा। जब तीनों की टीम स्टेडियम में पहुंची तो मैच अभी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन दोनों पक्षों के खिलाड़ी घटनास्थल पर पहुंचे थे और वार्म अप कर रहे थे। म्यूजू, क्या आप यहाँ हैं? आपने कहा था कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप आज हमारी कंपनी की प्रतियोगिता देखने आए हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने आपके आने की उम्मीद नहीं की थी। इसी समय करीब 30 साल का एक युवक तीनों लड़कियों के पास आया और बोला कि जब उसने तीनों लड़कियों को देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्य और लालच चमक गया। हालांकि वो तांग मुक्यू को देखते हुए तुरंत अपनी आंखों पर नियंत्रण करने में सक्षम था। टैंग मिक्स्यू ने यह कहने के लिए फोन किया कि वो मौके पर मैच देखने आएगी। उस समय तो युवक को विश्वास नहीं हुआ। आखिरकार जब वो राजधानी में था, उसने एक बार तांग मिक्स्यू का पीछा किया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। अब वो कुछ समय के लिए राजधानी से दूर हो गया है और उसका टैंग मिक्स्यू से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसका सफल होना असंभव है। उसे तब तक विश्वास नहीं हुआ जब तक उसे पता नहीं चला कि टैंग मिक्स्यू खेल देखने आया था। लेकिन फिर वो खुश था। उन्होंने खेल को गंभीरता से नहीं लिया और उन्होंने स्टेडियम में आने की योजना नहीं बनाई। हालांकि ये जानने के बाद कि टैंग मिक्स्यू आ रहा है, उसने खेल पर ध्यान दिया और उसके साथ एक जरूरी रिश्ता भी बनाया। वो कई सेवानिवृत्त पेशेवर खिलाड़ियों को लेकर आए जो टैंग मिक्स्यू के सामने अपना चेहरा दिखाना चाहते थे। अच्छा, क्या तुम आज जीत सकते हो? टैंग मुक्यू ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे की ओर देखते हुए कहा। यह निश्चित है, म्यूजू के बारे में चिंता मत करो, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने माता पिता को भी नहीं जानता हूँ, युवक ने छाती पीटते हुए वादा किया। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 210 लात मारना या लात मारना। मैं नहीं जानता कि तुम किसे हराओगे। जैसे ही युवक ने बोलना समाप्त किया, जी मिंगजियाओ ने गुस्से में कहा। युवक ने कुछ संदेह के साथ जी मिंगजियाओ की ओर देखा। वो नहीं जानता था कि इस वाक्य से उसने दूसरे व्यक्ति को कैसे ठेस पहुंचाई। उसके बगल में एक और खूबसूरत महिला भी थी। उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया। इस युवक के दिमाग में ये दो सुंदरियां और तांग मिक्सू एक साथ खड़े हैं। वो तांग मुक्यू का दोस्त होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्हें अपनी कंपनी की टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए टैंग मिक्स्यू के साथ आना चाहिए। वे अपने पक्ष में खड़े हैं। अब कहते हैं कि उल्टे लोग नाराज हैं। वास्तव में जब वो युवक पहली बार यहाँ आया तो उसने स्वाभाविक रूप से दो सुंदरियों जी मिंगजियाओ और सु यूमो को देखा। आखिरकार ये तांग मिक्स्यू के समान स्तर की दो सुंदरियां हैं। वो ध्यान देने में विफल नहीं हो सकता, सिर्फ इसलिए कि वो एक दूसरे से परिचित नहीं है और बातचीत करना आसान नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे को बहुत जानना भी चाहता है। मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि मेरे पास टैंग मुक्यू को अपना परिचय देने के लिए समय नहीं होगा। ऐसा लगता है कि मैंने दूसरे पक्ष को नाराज कर दिया है। हंसी, तुम इतने बहादुर हो कि लोगों को सामने डांट देते हो। मैं तुम्हारी बहुत प्रशंसा करता हूँ। टैंग मिक्स्यू ने युवक को देखकर हंसा और जो आकर्षण प्रकट हुआ उसने अनजाने में उसके आसपास के कई पुरुषों की आंखों को आकर्षित किया।
जिस टीम को आपने अभी डांटा वो हमारी कंपनी की है, जी मेंगजियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। इस समय युवक अभी अभी वापस आया, उसका चेहरा शर्मिंदगी से भरा था और उसने तांग मिक्स्यू के बारे में भी शिकायत की। वो विपरीत व्यक्ति के साथ कैसे थी और उसने अपना परिचय नहीं दिया, अन्यथा वो ऐसा मजाक नहीं करता। बेशक उन्होंने अपना असंतोष दिखाने की हिम्मत नहीं की। टैंग मुक्यू की पहचान क्या है, वो भी हाँ। वास्तव में ये युवक स्वयं राजधानी का व्यक्ति नहीं है, बल्कि बाद में उसने कई वर्ष राजधानी में बिताए। उस समय जी मेंगजियाओ और सु युमो ने राजधानी छोड़ दी थी, इसलिए वो तांग मिक्सू को जानता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि तांग मिक्सू के ऐसे दो दोस्त थे। हालांकि अब वो ये जानता है, फिर भी उसका दिल अभी भी अपनी कंपनी की टीम की जीत का इंतजार कर रहा है। उस स्थिति में विपरीत पक्ष की दो सुंदरियां खुश नहीं हो सकती है, लेकिन उनके पास अधिक चेहरा होगा और दूसरा पक्ष भी खुद को महत्व देगा। यदि उनकी टीम हार जाती है तो दोनों सुंदरियां निश्चित रूप से उस बात पर हंसेंगी जो उन्होंने अभी कहा है, खुद पर हंसे या यहाँ तक कि खुद को स्पष्ट रूप से देखें। आखिरकार एक हारा हुआ व्यक्ति दूसरों द्वारा सम्मान पाने के योग्य नहीं है। हालांकि मेरी टीम हारेगी नहीं, उस युवक ने कई सेवानिवृत्त पेशेवर खिलाड़ियों को कोर्ट पर अभ्यास करते हुए देखा और चुपचाप सोचा, अगर कंपनी के वे लोग इस बेवकूफ से हार जाते हैं तो मुझे उनका वेतन काट लेना चाहिए। जी मेंगजियाओ ने सु युमो से फुसफुसाया। उसे बस दूसरे पक्ष के सामने डांटा गया था। भले ही वो जानती थी कि दूसरा पक्ष उसकी पहचान नहीं जानता, फिर भी वो बुरे मूड में थी। इसके अलावा वो टैंग मुक्यू से हारना नहीं चाहती थी, इसलिए अब उसे उम्मीद है कि उसकी टीम और अधिक जीतेगी। सु युमो मैदान पर हुआंग फैंग को देखती है और बोलती नहीं है। उसने कल का मैच देखा। ऐसा लगता है कि हुआंग फैंग बहुत अच्छी तरह से फुटबॉल नहीं खेलता है, लेकिन वो बहुत तेज दौड़ता है। सु युमो ने जब पहली बार हुआंग फैंग को देखा तो उसने सोचा कि वो कैसा दिखता है। उस समय उसने उसे देखा, लेकिन उसने खुद पर ध्यान नहीं दिया। उस समय वो भी बहुत तेज दौड़ा। उसके आसपास की सड़क पर मौजूद सभी लोग उसकी तरह ही आश्चर्य से उसे देख रहे थे। खेल जल्द ही शुरू हो गया। कोच के निर्देशों के अनुसार आज का हुआंग फैंग खेल का मूल है, इसलिए अन्य लोगों को गेंद मिलने के बाद वे उसे देने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि हुआंग फैंग को आज जल्द ही अलग महसूस हुआ। पिछले गेम में वह गेंद को सही तरह से पकड़ भी लेते थे। हालांकि उस समय प्रतिद्वंद्वी की रक्षा बहुत सख्त नहीं थी। हालांकि वह गेंद में अच्छा नहीं था, फिर भी वह कुछ देर तक गेंद को पकड़ सकता था। हालांकि आज जैसे ही उसे गेंद मिली, दूसरी तरफ से कोई उसे धक्का देने आया। ऐसा लगता है कि चमकती हुई क्लीट उसके पैर को तोड़ने वाली है। हुआंग फैंग डरा हुआ है। इससे पहले कि दूसरा पक्ष उसके पैर छुए, वह उछल पड़ता है, जिससे दूसरे पक्ष के पैर छिप सकते हैं। हालांकि उनके पैरों के ठीक नीचे लगी गेंद को दूसरी तरफ से दूर धकेल दिया जाता है। लड़के, बेहतर होगा कि तुम ध्यान दो, नहीं तो मैं तुम्हारा पैर तोड़ दूंगा। जिस आदमी ने फावड़ा दूसरी तरफ रखा था, वह उठने के तुरंत बाद नहीं गया, लेकिन उसने हुआंग फैंग के कान में धमकी दी। हुआंग फैंग ने भौहें चढ़ा दी। उसे स्पष्टतः लगा कि दूसरा पक्ष मजाक नहीं कर रहा है। यदि वह चकमा न देता तो दूसरा पक्ष वास्तव में उसके पैरों पर कुल्हाड़ी मार देता। यह व्यक्ति पिछले गेम में अन्य लोगों से स्पष्ट रूप से अलग महसूस करता है। इससे पहले हर कोई गंभीरता से खेलता था, लेकिन वे इतने उग्र नहीं होते थे और वे ऐसी हरकत नहीं कर सकते थे। हालांकि यह व्यक्ति इसे आसानी से कर सकता है, जो स्पष्ट रूप से अलग है। हुआंग फैंग ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। उनकी कंपनी का एक सुरक्षा गार्ड जो अभी अभी वहां गेंद लेकर गया था, उसे दूसरे पक्ष के लोगों ने फावड़ा मारकर गिरा दिया है। क्या आप ठीक हैं? हुआंग फैंग ने जल्दी से पूछा। ऐसा लगता है कि यह कट गया है। उस आदमी ने अपनी पतलून के पैरों को ऊपर किया और कहा, निश्चित रूप से उसकी पिंडली पर खून का स्पष्ट निशान था। यह अनुमान लगाया गया है कि उस व्यक्ति ने बस चकमा देने की कार्रवाई की थी, अन्यथा उसे अधिक गंभीर चोट लग सकती थी। क्या आप लात मार रहे हैं या लात मार रहे हैं? हुआंग फैंग ने खड़े होकर पूछा। यह सिर्फ एक सामान्य लड़ाई है। तुम साले इस कार्रवाई से डरते हो। तुम फुटबॉल कैसे खेल सकते हो? उस आदमी ने जरा भी माफी नहीं दिखाई, उसने स्वाभाविक रूप से कहा। हुआंग फैंग ने बदसूरत चेहरे के साथ कहा, आप लोगों को लात मार रहे हैं। आप इस तरह कैसे खेल सकते हैं? जब हम फुटबॉल खेलते थे तब भी ऐसा ही होता था। आप क्या सोचते हैं? आदमी ने कहा था। पहले खेला है? क्या आपने पहले खेला है? हुआंग फैंग ने पूछा। बिल्कुल, उस आदमी ने इससे इनकार नहीं किया। हुआंग फैंग इसके बारे में सोचते हैं और समझते हैं कि इन लोगों ने पहले फुटबॉल खेला है, शायद पेशेवर खिलाड़ी भी। इन लोगों को कंपनी में व्यवस्थित करना बहुत मुश्किल नहीं है। इसके अलावा इन लोगों की खेलने की शैली जंगली है और उन्हें इसकी परवाह नहीं है कि वे लोगों को चोट पहुंचाएंगे या नहीं। हालांकि हुआंग फैंग ने पहले भी अपने खेल गंभीरता से खेले हैं। अधिक से अधिक वे मैत्रीपूर्ण खेल है और कोई भयंकर शारीरिक टकराव नहीं होगा। हालांकि इन लोगों की उपस्थिति ने स्पष्ट रूप से इस बिंदु को बदल दिया। जिस दौरान हुआंग फैंग इस आदमी से बात कर रहे थे, उसी दौरान दूसरी तरफ के आदमी ने गोल कर दिया था। शुरुआत में ज्यादा समय नहीं था। शायद उसने इन लोगों का फुटबॉल स्टाइल देखा होगा। हुआंग फैंग के पक्ष में कई लोगों ने उनसे शारीरिक रूप से प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं की। जब दूसरे पक्ष ने गेंद पकड़ी तो वे उसकी रक्षा नहीं कर सके और गेंद दूसरे पक्ष द्वारा लूट ली गई। इस मामले में वे सही थे। फैंग का लक्ष्य आश्चर्यजनक नहीं है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 211 क्या करें? क्या आप लात मार रहे हैं या लात मार रहे हैं? किनारे पर जी मेंगजियाओ ने भी उस युवक की ओर गुस्से से देखा और पूछा। हालांकि वो फुटबॉल नहीं जानती थी, फिर भी वो ये भी जानती थी कि फुटबॉल दूसरी तरफ से नहीं खेला जाना चाहिए। ये लोगों को चोट पहुंचाने और उन्हें बेकार बनाने के लिए था। जी मेंगजियाओ ने यह भी देखा कि उनके कई कर्मचारी एक दूसरे के साथ सीधे शारीरिक टकराव से डरते थे, खासकर वे जिन्हें लात मारी गई थी। हालांकि जी मेंगजियाओ ने इस बार अपने कर्मचारियों को दोष नहीं दिया, क्योंकि वह ये भी जानती थी कि वह अपने कर्मचारियों को पूरी तरह से दोषी नहीं ठहरा सकती। बात सिर्फ इतनी थी कि दूसरे पक्ष की लात भयानक थी।
मुझे नहीं लगता कि यह बुरा है। जब वे खेलते हैं तो वे बिल्कुल पुरुषों की तरह होते हैं। वे बहनें फुटबॉल नहीं खेलना चाहती, वो युवक कहता है, क्योंकि सिर्फ जी मिंगजियाओ उससे नाराज है। उसे तांग मिक्स्यू के सामने चेहरे पर गिरने का एहसास होने दे, इसलिए उसके दिल में भी कुछ गुस्सा है। इसके अलावा वो ये भी जानते हैं कि कुछ ही खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो इतने जंगली तरीके से खेलते हैं। ये सभी सेवानिवृत्त पेशेवर खिलाड़ी हैं। जब वे अभी भी पेशेवर खिलाड़ी हैं, तो ये खेलने की शैली है। वो जानता था कि वे कैसे खेलेंगे और उनके लिए बदलाव करना असंभव है। इसके अलावा वो बदलना नहीं चाहता था। आप जी मिंगजियाओ ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, आप बिल्कुल भी फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। अरे, इस समय दूसरे पक्ष ने एक और गोल किया। युवाओं ने पहले तो खुशी मनाई और फिर कहा, फुटबॉल क्यों नहीं खेलते? वे सभी पेशेवर खिलाड़ी हैं, उन्हें फुटबॉल खेलना कैसे नहीं आता? आप सभी जींगे हैं। उसके बाद युवक ने टैंग मिक्सू की ओर देखा और कहा, मिक्सू, क्या हमारी कंपनी की टीम मजबूत है? हम जीतेंगे। अच्छा, तुम बहुत अच्छे हो। टैंग मुक्यू ने मुस्कुराते हुए युवक की ओर देखा और कहा कि इससे युवक को और भी अधिक गर्व महसूस हुआ, और उसने ये भी कल्पना की कि जब खेल खत्म हो जाएगा तो वो उसे एक साथ दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करने का अवसर ले सकता है। तुम धोखा देते हो, जी मिंगजियाओ ने कहा। आप में से वे पेशेवर खिलाड़ी हैं, हम कैसे खेल सकते हैं? जी मिंगजियाओ आश्वस्त नहीं है। जब उसने दूसरे पक्ष को किका के रूप में खेलते देखा तो वो परेशान हो गई। अब वो जानती है कि दूसरी तरफ की टीम में कई पेशेवर खिलाड़ी हैं। भले ही वे सेवानिवृत्त हो गए हो, लेकिन उनकी तुलना आम लोगों से नहीं की जा सकती। मैंने कहा धोखा दिया। वे लोग अब पेशेवर खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि हमारी कंपनी के सुरक्षा गार्ड हैं। वे हमारी कंपनी के हैं। वे खेल में भाग लेने आते हैं। क्या कुछ गड़बड़ है? तुम बेशर्म हो। जी मिंगजियाओ का चेहरा लाल हो गया। मिंगजियाओ, उससे बात मत करो। सुभाषामो ने थोड़ी देर के लिए जी मिंगजियाओ को खींचा, फिर युवाओं की ओर देखा और कहा, प्रतियोगिता खत्म नहीं हुई है, बहुत जल्दी खुश मत होइए। युवक ने सुयुमो पर एक नजर डाली। उन्हें सुयुमो का शांत और सुरुचिपूर्ण स्वभाव पसंद आया। हालांकि उसने शुरू से अब तक खुद का सामना नहीं किया, जिससे उसका आत्मसम्मान थोड़ा असहनीय हो गया। खत्म नहीं हुआ, मुझे लगता है कि यह खत्म हो गया है। खेल का नतीजा बर्बाद हो गया है। अनिश्चित बात यह है कि हम आपको अंत में कुछ गोल दे सकते हैं, युवक ने गर्व से कहा, और इस समय कोर्ट पर उसने स्कोर किया फिर से एक गोल। वो फिर से खुश हुआ और फिर जी मिंगजियाओ की ओर निडरता से देखा, जिससे जी मिंगजियाओ के फेफड़े फट गए। यदि सुयुमो ने उसे नहीं रोका होता तो वह ऊपर जाती और उस लड़के का सिर फोड़ देती। सुयुमो ने युवक पर ध्यान नहीं दिया, बस कोर्ट की ओर देखा और अनजाने में हुआंग फैंग पर गिर पड़ी। उससे कुछ बदलने की उम्मीद कर रही थी। टैंग मुक्स्यू ने सुयुमो की आंखों पर ध्यान दिया और हुआंग फैंग की ओर देखा। हुआंग फैंग को देखने से पहले उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि जब उसने देखा कि सुयुमो की निगाहें हमेशा उस पर घूमती रहती हैं, तो उसने अपने अवलोकन पर ध्यान दिया, और फिर जितना अधिक उसने देखा उसे उतना ही अधिक परिचित महसूस हुआ। क्या कोर्ट पर खिलाड़ी वही व्यक्ति है जिसने कल रात बहन युमो के साथ खाना खाया था? तांग मुक्स्यू ने मन ही मन सोचा। नहीं, मिंगजियाओ यह नहीं कहती कि मंच पर मौजूद लोग उसकी कंपनी के सामान्य कर्मचारी हैं, और उनमें से ज्यादातर सिर्फ सुरक्षा गार्ड हैं। सिस्टर युमो अब ऐसे लोगों को पसंद नहीं करेगी। हालांकि उसे लगा कि यह असंभव है, लेकिन जब उसने सुयुमो की आंखों को देखा तो उसे कुछ अनुमान हुआ। वो जी मिंगजियाओ नहीं थी। जी मिंगजियाओ लापरवाह थी और उसे ये विवरण नहीं मिल सका। हालांकि उसने सुयुमो को कई बार और लंबे समय तक हुआंग फैंग को देखते हुए देखा, और उसकी आंखें अन्य लोगों से अलग थी। अगर यह यही व्यक्ति है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसने कल वहां खाना खाया। तांग मुक्स्यू ने सोचा, लेकिन बहन युमो की पारिवारिक पृष्ठभूमि किस तरह की है, और वह आम लोगों को कैसे पसंद कर सकती है? और इससे भी अधिक, क्या उसका परिवार सहमत हो सकता है? टैंग मुक्स्यू को पता है कि वे ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि से हैं। कई बार वे एक बेहतर जीवन का आनंद ले सकते हैं जिसका आनंद आम लोग नहीं ले सकते। हालांकि वे कई चीजों में अपनी मदद नहीं कर सकते हैं, खासकर जब शादी की बात आती है, और वे बहुत कुछ नहीं कह पाएंगे। खतरा! सुयुमो ने अचानक आवाज लगाई और तांग मुक्सू को उसकी नींद से जगाया। उसने भी कोर्ट की ओर देखा, फिर अपना मुंह हल्के से ढंक लिया और चिंतित हो गई। ये पता चला कि हुआंग फैंग ने खिलाड़ियों को अपनी तरफ देखा था और दूसरी तरफ की क्रूर लात से भयभीत हो गया था। हालांकि दूसरे पक्ष के लोगों को कुछ भी गलत या आत्मसंतुष्ट महसूस नहीं हुआ, जिससे हुआंग फैंग बहुत परेशान हो गए। इसके अलावा अब वे 3 गोल पीछे हैं और हर कोई शारीरिक टकराव से डरता है। जब दूसरा पक्ष गेंद पकड़ लेता है तो वे गेंद को आउट करने के लिए घबरा जाएंगे। इस तरह गेंद को दूसरी तरफ से फिर से हासिल करना आसान होता है, और यह इतना अजीब नहीं है कि उन्होंने 3 गोल किए हैं। तो हुआंग फैंग सोचता है कि क्या करना है। खेल शुरू होने के बाद, हालांकि वे एक दूसरे की स्थिति के बारे में नहीं जानते, फिर भी वे सभी उस पर अपनी आशाएं रखते हैं। हालांकि उनका कहना है कि वह बोझ नहीं उठा सकते, लेकिन वह भी कुछ करना चाहते हैं। अब उसे लगता है कि उसे कुछ करने की जरूरत है, नहीं तो खेल हार जाएगा। बोनस की खातिर और अपने अहंकार से लड़ने के लिए, हुआंग फैंग ने मन ही मन सोचा। इस समय गेंद दूसरी तरफ के पैर पर है। हुआंग फैंग सीधे ऊपर चला जाता है। आदमी गेंद को बाहर निकालने की जल्दी में नहीं है, बल्कि सीधे गेंद लेता है और हुआंग फैंग की ओर दौड़ता है। लड़का, तुम मरना चाहते हो? ये देखकर कि हुआंग फैंग खुद से नहीं डरा, वह आदमी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। हालांकि उसके मुंह के कोने से एक व्यंग्य निकल गया। उन्होंने हुआंग फैंग को देखने देने का फैसला किया। पिछले शारीरिक टकरावों में वे सभी प्रबल स्थिति में थे। विपरीत पक्ष के लोगों को या तो लात मारकर गिरा दिया गया या वे गेंद को सीधे छोड़ने से डर रहे थे। तो अब हुआंग फैंग को सीधे ऊपर आते देखकर उसके पास बचने का कोई कारण नहीं है।
26,412, 25,991, 26,469, 33,258, 29,916, 23,376, 23,567, 35,828, 32,593, 32, 119, 119, 119, 46, 71, 122, 98, 112, 105, 46, 99, 111, 109, 32, 26,356, 26,032, 51, 26,356, 24,555, 50। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 212 लात से चोट। हुआंग फैंग ने स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष की हरकतों को देखा, लेकिन इस बार उन्होंने टाला नहीं, बल्कि मुलाकात की, यानी सु यूमो चिल्लाने में मदद नहीं कर सके। सु यूमो पहले भी कोर्ट की स्थिति को देख रही थी। विपरीत दिशा में सेवानिवृत्त पेशेवर खिलाड़ी बहुत शक्तिशाली हैं। इसके अलावा वे बहुत जंगली खेलते हैं और लोगों को लात मारने से नहीं डरते। इसलिए यदि हुआंग फैंग चकमा नहीं देता है तो संभवतः उसके पैर में चोट लग जाएगी। स्वाभाविक रूप से हुआंग फैंग को नहीं पता था कि किनारे पर एक और सु यूमो था जो अपने बारे में चिंतित था। अब उसके पास केवल दूसरे पक्ष के खिलाड़ी और उसके पैरों के नीचे के खिलाड़ी हैं। प्रतिद्वंदी के लिए हुआंग फैंग के पैर पर सीधे लात मारना असंभव है। उस स्थिति में उसे रेफरी द्वारा सीधे दंडित किया जा सकता है। हालांकि उसके पास अभी भी हुआंग फैंग को चोट पहुंचाने का एक तरीका है। जब हुआंग फैंग उसकी गेंद को तोड़ने के लिए अपना पैर बढ़ाता है तो वह अपना दाहिना पैर घुमाता है और गेंद पर किक मारता है। वो फुटबॉल में हुआंग फैंग के साथ विपरीत पैर पूरा करना चाहता है और फिर हुआंग फैंग को झटका देने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करता है। हालांकि वो स्पष्ट रूप से और अधिक करना चाहता था। जब उसने अपना दाहिना पैर घुमाया तो हुआंग फैंग ने भी वही किया। उसी समय उन्होंने फुटबॉल पर अपना दाहिना पैर खींच लिया। ये बिना किसी फैंसी शक्ति की लड़ाई थी और उनमें से एक की हार तय थी। आसपास के अन्य सभी सेवानिवृत्त पेशेवर खिलाड़ी क्रूर मुस्कान के साथ हुआंग फैंग को देखते हैं। ऐसे दृश्य और हरकतें उनके लिए नई बात नहीं है। उन्होंने अपने करियर में ऐसा नहीं किया है, इसलिए वे हुआंग फैंग के अगले मुकाबले की कल्पना कर सकते हैं। हालांकि आगे जो हुआ वो हर किसी की उम्मीद से परे था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेवानिवृत्त खिलाड़ी, मैदान पर अन्य लोग या मैदान पर दर्शक, वे सभी आश्चर्य से मैदान की ओर देख रहे थे। ये सच है कि उसके पैरों के ठीक विपरीत दो खिलाड़ियों में से एक को पीछे धकेल दिया गया है, यहाँ तक कि वो चिल्ला भी रहा है। हालांकि यह व्यक्ति हुआंग फैंग नहीं है, बल्कि उल्टे पैर वाला सेवानिवृत्त पेशेवर खिलाड़ी है। अच्छा, तुम कितने शक्तिशाली हो? इस समय भाई वांग भी हुआंग फैंग के पास आए और उन्होंने देखा कि उनकी आंखें दर्द से कराह रही हैं। दूसरे पक्ष के खिलाड़ियों ने हुआंग फैंग से कुछ कठिन प्रश्न पूछे। वांग ने इस गेम की शुरुआत भी की। हालांकि खेलने के बाद उन्हें इसका पछतावा हुआ, क्योंकि विपरीत पक्ष के लोग इतने क्रूर थे। दूसरे पक्ष ने पहले भी उसके पेट में लात मारी थी और अब भी चोट लगी है, इसलिए विपरीत पक्ष के लोगों की ताकत में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि अब प्रतिद्वंदी हुआंग फैंग की ताकत के खिलाफ लड़ाई में हार रहा है। वह आदमी न केवल लुढ़क रहा है, बल्कि उसका दाहिना पैर नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से सूज गया है। ये काला और हरा है। ये देखा जा सकता है कि हुआंग फैंग की ताकत बहुत अच्छी है। हुआंग फैंग कंधे उचकाते हैं और बोलते नहीं हैं। इसके बजाय, जबकि अन्य लोग पूरी तरह से जागते नहीं हैं, वे गेंद के साथ विपरीत लक्ष्य की ओर दौड़ पड़ते हैं। जब वे हुआंग फैंग को गेंद लेकर आते देखते हैं तो वे अवचेतन रूप से छिप जाते हैं। थोड़ी देर के लिए उन्होंने हुआंग फैंग को रोकने की हिम्मत नहीं की। हुआंग फैंग जानता है कि उसके पास कितनी ताकत है। पिछले खेलों में वो लात मारकर दूसरों को चोट पहुंचाने से डरता था, इसलिए उन्होंने केवल अपनी गति और उछाल दिखाए, अपनी ताकत नहीं दिखाए। स्वाभाविक रूप से वांग जी और अन्य लोग नहीं जानते। और जब उन लोगों के व्यवहार ने उसे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया तो वो खुद को पूरी तरह से प्रयास करने और यहाँ तक कि अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करने में सक्षम हो गया। इस तरह उनके दाहिने पैर की ताकत आम लोगों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, भले ही दूसरा पक्ष कोई सेवानिवृत्त पेशेवर खिलाड़ी ही क्यों न हो। हालांकि हुआंग फैंग अभी भी थोड़ा दयालु है। इसके बारे में सोचने के बाद उसने गेंद को सीमा से बाहर फेंक दिया और अपने बगल के लोगों को उस बदकिस्मत आदमी को मैदान से बाहर जाने में मदद करने दी। इस समय लड़के की दयनीय उपस्थिति भी सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस समय वो फुटबॉल खेलना तो दूर, चल भी नहीं सकते। वो दूसरों की मदद से ही चल पाता है और मैदान से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। जहां तक ये सवाल है कि क्या उसका पैर टूट गया है, तो उसे सावधानीपूर्वक निरीक्षण के लिए अस्पताल जाने की जरूरत है। प्रबंधक हुआंग, ये पता चला है कि आपके पास बहुत ताकत है, ये बहुत शक्तिशाली है। ये सिर्फ इतना है कि वे लोग बहुत अहंकारी हैं। अब वे इधर उधर लात मारने की हिम्मत नहीं करते। अरे, अभी तो उस आदमी ने मुझे फावड़े से नीचे गिरा दिया। मेरे पैर में अभी भी दर्द है। अब उन्हें इस तरह देखना राहत की बात है। दूसरे पक्ष के लोग घायल व्यक्ति की स्थिति देखने गए। हुआंग फैंग और उसके लोग हुआंग फैंग के चारों ओर थे। हालांकि वे अभी भी 3 गोल से पीछे हैं, लेकिन उन्हें इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। उन्हें इसकी परवाह नहीं कि उनकी टीम जीत सकती है या नहीं। वे ये देखकर खुश होते हैं कि दूसरे पक्ष के खिलाड़ियों को नुकसान होता है। जल्द ही उस व्यक्ति को भेज दिया गया और खेल शुरू होता रहा। शुरुआत में विपरीत पक्ष के लोगों को हुआंग फैंग से डर लग रहा था। हालांकि ऐसा लगता है कि कुछ लोग अभी भी अनिच्छुक थे। वे कोर्ट पर अहंकारी होने के आदी थे। अब उन्हें एक सामान्य व्यक्ति ने सबक सिखाया। वे इस स्वर को कैसे सहन कर सकते थे। इसलिए अभी भी ऐसे लोग हैं जो हुआंग फैंग की परेशानी में जाते हैं। हालांकि उन्होंने आखिरकार पेशेवर खेल खेले हैं, इसलिए भले ही वे हुआंग फैंग की परेशानी में पड़े, वे लोगों को खुलेआम लात नहीं मारेंगे। हालांकि उद्देश्य एक ही है, वे जानबूझकर बेईमानी नहीं करेंगे। हालांकि उन्हें जल्द ही पता चला कि उनकी पद्धति बेकार थी। यहाँ तक कि जब वे निपटने के लिए गए तब भी हुआंग फैंग शांत खड़े रहे और उन्हें फावड़ा चलाने दिया। वे हुआंग फैंग को चोट भी नहीं पहुंचा सकते थे या खुद को भी चोट नहीं पहुंचा सकते थे। इसलिए हुआंग फैंग द्वारा 2 लोगों को फिर से घायल करने के बाद विपरीत पक्ष के लोग अंततः ईमानदार थे। यहाँ तक कि जब उन्होंने हुआंग फैंग को गेंद ले जाते देखा तब भी उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की।
वे अहंकारी और अच्छे थे, लेकिन वे मूर्ख नहीं थे। जब वे लोहे की प्लेट से मिले तो स्वाभाविक रूप से उन्हें इस भौं से डरने की जरूरत नहीं थी। वे पैसे कमाने के लिए फुटबॉल खेलने आए थे। यदि वे खुद को अस्पताल में ले आए, भले ही आपको थोड़ी देर के लिए लेटना पड़े, तो यह इसके लायक नहीं है। तो अगली स्थिति दिलचस्प है। जब तक हुआंग फैंग के पास गेंद थी, विपरीत दिशा के लोग बचाव करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। इसलिए उन्होंने हुआंग फैंग को सीधे गेंद लेने दी। जो लोग नहीं जानते वे सोचते हैं कि यह नकली गेंद खेल रहा है। परिणाम स्वरूप स्कोर को लगातार दोबारा लिखा गया। हुआंग फैंग और उनकी टीम जल्द ही एक दूसरे से आगे निकल गई, यहाँ तक कि 10 से भी ज्यादा। यहाँ तक कि किसी दोस्ताना मैच में भी इतना बड़ा स्कोर आम बात नहीं है। पहले किसने कहा था कि मेरे सभी खिलाड़ी मूर्ख हैं और उनकी प्रतिभाएं असली मर्दों जैसी हैं। जब जी मिंगजियाओ ने वर्तमान स्थिति देखी तो वो काफी प्रसन्न हुई। एक असली आदमी ऐसा दिखता है, उसके पास लूटने की हिम्मत भी नहीं है। जी मिंगजियाओ द्वारा चलाए जा रहे युवक का चेहरा सफेद और लाल था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। वो जानता था कि वो दरबार में हार चुका है। उन्हें उम्मीद थी कि उनके खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और पुरुष भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि उनके खिलाड़ी हुआंग फैंग से भयभीत थे। उनमें लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। वे बस खेल के जल्द खत्म होने का इंतजार करना चाहते थे। ठीक है, जल्दी चले जाओ। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 213 पागल औरत। जैसा कि युवाओं ने पहले कहा, खेल के नतीजे में कोई सस्पेंस नहीं है। केवल उसने शुरुआत का अनुमान लगाया, लेकिन अंत का अनुमान लगाने में असफल रहा। जिस टीम में उनका विश्वास था कि वो लगातार जीतेगी, बड़े स्कोर के कारण ही गेम हार गया। खेल के अंत में भी उन खिलाड़ियों को जरा भी अवसाद का एहसास नहीं हुआ, बल्कि कड़वे समुद्र से अलग होने का एहसास हुआ। हम जीतेंगे। जब रेफरी ने खेल के अंत में सीटी बजाई तो जी मिंगजियाओ ने गर्व से युवाओं के सामने कुछ कहा और फिर अपने खिलाड़ियों की ओर चली गई। जाहिर है वो अच्छे मूड में थी और उन खिलाड़ियों ने उसे निराश नहीं किया। सु युमो मुस्कुराई और उसके पीछे चली गई, लेकिन तांग मिक्स्यू बिना किसी हिचकिचाहट के चली गई। उसने युवक को हेलो भी नहीं कहा। थोड़ी देर के लिए व्यस्त कोने में केवल वो युवक था। वह टैंग मक्सियो को बुलाना चाहता है, लेकिन वह नहीं जानता कि कौन सा बहाना इस्तेमाल किया जाए। उनके वादे की बदौलत उनकी टीम जीतेगी। वह जीतने के बाद टैंग मुक्सू को रात्रि भोज पर भी आमंत्रित करना चाहता है। अब ऐसा लगता है कि वह इस बारे में ज्यादा सोचते हैं। और उन्होंने ये भी सोचा कि शुरू से अंत तक दोनों महिलाओं में से किसी ने भी अपना परिचय नहीं दिया। नहीं, तांग मिक्स्यू ने उनका परिचय दिया। दिन के अंत में उसे नहीं पता था कि वे दोनों महिलाएं कौन थी। उन्हें टीम के खेल की परवाह नहीं थी, इसलिए उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनकी टीम के सामने कौन सी कंपनी है। हालांकि इस तथ्य के माध्यम से कि टैंग ने उसका उनसे परिचय नहीं कराया, वो देख सकता है कि टैंग वास्तव में खुद को पसंद नहीं करती है या उसके मन में अपने लिए अच्छी भावना नहीं है। अन्यथा वो अपने दोस्तों को कोई परिचय भी नहीं देगी। तांग मुक्स्यू की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में सोचें। युवक हंसता है और खुद पर हंसता है। उन्हें नहीं लगता कि टैंग मक्स्यू का व्यवहार बहुत ज्यादा है। वे संसार के आरंभ से नहीं है। टैंग मुक्स्यू ने शुरुआत में खुद के साथ समान व्यवहार नहीं किया। लेकिन हुआंग फैंग दूसरों से घिरा हुआ है। वे सभी उच्च आत्माओं में हैं, न केवल इसलिए कि उन्होंने ऊपर वर्णित कार्यों को पूरा कर लिया है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वे उन अहंकारी लोगों को जीत सकते हैं। वे बहुत खुश हैं। राष्ट्रपति जी, क्या आप यहाँ हैं? धन्यवाद। जल्द ही उन्हें जी मिंगजियाओ मिल गया। हालांकि वे पहले जी मिंगजियाओ के निकट संपर्क में नहीं थे, फिर भी उन्होंने उसे दूर से देखा था। उसे जानना कोई अजीब बात नहीं है। हुआंग फैंग, जो लोगों से घिरे हुए थे, उन्होंने भी उनकी बातें सुनने के बाद उत्सुकता से अतीत की ओर देखा। वो कुछ समय के लिए कंपनी में था, लेकिन उसने राष्ट्रपति जी को नहीं देखा। हालांकि जब हुआंग फैंग ने एक दूसरे को देखा तो वह दंग रह गए। यह वो कैसे हो सकती है? क्या वो राष्ट्रपति जी है? हुआंग फैंग ने आश्चर्य से खुद से कहा। हाँ, वह प्रेसिडेंट जी प्रबंधक है। यह आपके लिए उसे देखने का पहला अवसर है, भाई वांग ने कहा। इस समय जी मिंगजियाओ ने भी हुआंग फैंग को अचंभे में देखा, ये जानते हुए कि हुआंग फैंग ने उसे पहचान लिया है। उसने हुआंग फैंग को गर्व से देखा और कहा, मैंने अभी अच्छा खेला। क्या मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह मैं ही होंगी? तुम कंपनी की बॉस हो पगली। हुआंग फैंग ने अनजाने में अपने दिल में दूसरी तरफ का पता कहा। जैसे ही हुआंग फैंग की आवाज गिरी, उसके आसपास के लोग तुरंत शांत हो गए। उसके आसपास के लोगों ने हुआंग फैंग को आश्चर्य से देखा। वे नहीं जानते थे कि वह राष्ट्रपति जी से इतनी बात कैसे कर सकते हैं। भाई वांग के चेहरे पर भी घबराहट के भाव झलक रहे थे। हुआंग फैंग ने राष्ट्रपति जी को इस तरह बुलाया। यह मरना नहीं है। निश्चित रूप से जब जी मिंगजियाओ ने हुआंग फैंग के शब्दों को सुना तो वो गर्व से दंग रह गई। फिर उसका चेहरा कुछ देर के लिए लाल और सफेद हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआंग उसे ऐसा कहेगा, और फिर भी उसने इतने सारे लोगों के सामने उसे बुलाया। जी मिंगजियाओ की क्रोधित आंखों को महसूस करते हुए और अधिक तेजी से सांस लेते हुए हर कोई चुप था, ये जानते हुए कि जी मिंगजियाओ वास्तव में गुस्से में थी। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? जी मिंगजियाओ ने लाल आंखों से हुआंग फैंग को देखा और शब्द दर शब्द कहा। वो नजर सीधे हुआंग फैंग को खाने के लिए थी। उसे कभी भी ऐसा नहीं कहा गया था। हुआंग फैंग को भी सिरदर्द है। अभी वो थोड़ा भ्रमित था और उसने सीधे जी मिंगजियाओ को बुलाया। हालांकि इस महिला की पिछली प्रथा कुछ ज्यादा ही थी। आखिरकार वो अभी भी अपनी और दूसरों की बॉस है। अब इतने सारे लोगों के सामने उन्हें इस तरह बुलाया जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह नाराज नहीं है। पागल औरत। हाँ, ये शीर्षक बहुत उपयुक्त है। मुझे लगता है कि सुंदर लड़के ने जो कहा वो सही है। इस समय सु युमो और तांग मिक्स्यू यहाँ आए, लेकिन जी मिंगजियाओ को हुआंग फैंग का संबोधन भी सुना। सु युमो थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वो नहीं जानती थी कि हुआंग फैंग ने जी मिंगजियाओ को इस तरह कैसे बुलाया, लेकिन तांग मुक्सू ने इसके बारे में इतना नहीं सोचा, इसलिए वो सीधे मुस्कुरा दी। डॉन मुक्यू, हेलो मेरी आत्मा, मेरे लिए चुप रहो, जी मिंगजियाओ ने गुस्से में डांटा। फिर हुआंग फैंग को फिर से देखा, जाहिर तौर पर उनके स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रहा था। मिंगजियाओ, क्या आप जानते हैं? इस समय सुयुमो ने पूछा। पहचानना? जी मिंगजियाओ ने भावहीन होकर कहा। सुयुमो के लिए वो स्वाभाविक रूप से कोई चेहरा नहीं देगी।
प्रबंधक जी, मुझे क्षमा करें, मैंने अभी ध्यान नहीं दिया। हुआंग फैंग ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने जी मिंगजियाओ के बारे में क्या सोचा था, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने हुआंग फैंग को अभी भी लगा कि यह बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है। यदि उसका चेहरा पतला होता तो ये दुखद होता। हुआंग फैंग के शब्द स्वाभाविक रूप से जी मिंगजियाओ को संतुष्ट नहीं कर सकते। वो बस कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन सुयुमो ने उसे पकड़ लिया। फिर उसने उसे चिढ़ाते हुए इशारा किया कि उसके आसपास कई कर्मचारी हैं। जी मिंगजियाओ ने भी जवाब दिया। कुछ शब्द जो वो कहना नहीं चाहती थी उन्हें वापस ले लिया गया। बेशक उनमें से कई के लिए हुआंग को पीक पर जाने देना इतना आसान नहीं था। उसके बाद सुयुमो ने बाहर आकर कहा कि प्रतियोगिता की जीत के बाद सभी को बोनस मिलेगा। इसके अलावा उसने और जी मिंगजियाओ ने सभी को जश्न मनाने के लिए भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। होटल बुक हो चुका है। स्वाभाविक रूप से हर कोई बहुत खुश है। हालांकि वे अभी भी हुआंग फैंग और जी मिंगजियाओ के बीच संबंधों के बारे में उत्सुक हैं, लेकिन वे मुख्य कार्यकारी के सामने खुलकर गपशप करने की हिम्मत नहीं करते हैं। अब मुख्य कार्यकारी बोनस का भुगतान कर रहे हैं और रात्रिभोज का मनोरंजन कर रहे हैं। वे स्वाभाविक रूप से खुश हैं। उसके बाद सभी लोग बस में जाने और एक साथ होटल जाने के लिए तैयार हैं। हुआंग फैंग भी उनका अनुसरण करने के लिए तैयार है। अब जी मिंगजियाओ से दूर रहना ही बेहतर है। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपनी आंखों को देखा और जानती थी कि वह आसानी से खुद को और जिसके बारे में वो अभी भी भटक रही थी उसे जाने नहीं देगी। आप हमारी कार ले लीजिए। हुआंग फैंग की इच्छाधारी सोच शुरू नहीं हुई। जैसे ही वो जाने के लिए तैयार हुआ, उसे जी मिंगजियाओ ने रोक लिया। अगर उसने इनकार कर दिया तो यह अंतहीन होगा। इसके अलावा हुआंग फैंग अन्य सहयोगियों के सामने जी मिंगजियाओ के साथ कोई परेशानी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्हें सहमत होना पड़ा। 26,412, 25,991, 26,469, 33,258, 29,916, 23,376, 23,567, 35,828, 32,593, 32, 119, 119, 119, 46, 71, 122, 98, 112, 105, 46, 99, 111, 109, 32, 26,356, 26,032, 51, 26,356, 24,555, 50। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 214 मूल आयोग। इसलिए हुआंग फैंग कई सहकर्मियों की नजर में जी मिंगजियाओ की कार में बैठे। इस समय लोग उसे कुछ अधिक ईर्ष्या की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि कार में हुआंग फैंग के अलावा 3 सुंदरियां थी। ऐसा इलाज हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं था। हालांकि हुआंग फैंग के प्रति जी मिंगजियाओ के रवैये को देखते हुए हर किसी के दिल में ईर्ष्या गायब हो गई। यह अनुमान लगाया गया है कि हुआंग फैंग के ऊपर जाने के बाद वो अपने आसपास की सुंदरता का भी आनंद लेने के मूड में नहीं था। वास्तव में हुआंग फैंग को अब ऐसा ही महसूस होता है। हुआंग फैंग से पूछताछ करने के लिए जी मिंगजियाओ ने हुआंग फैंग को पीछे बैठने के लिए कहा। दौड़ने के बाद वह हुआंग फैंग के बगल में बैठ गई। टेंग मुक्स्यू को नहीं पता था कि इसके बारे में कैसे सोचा जाए। वह आगे भी नहीं बैठी। दौड़ने के बाद वह हुआंग फैंग के दूसरी तरफ बैठ गई। सु यूमो के पास गाड़ी चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि हुआंग फैंग की नजर थोड़ी अधिक चिंतित है, लेकिन वह जानती है कि जी मिंगजियाओ और तांग मक्स्यू से निपटना इतना आसान नहीं है। चारों ओर सभी सुंदरियां हैं। लोग एक दूसरे को गले लगाने के उपचार का आनंद नहीं ले पाते। खासकर ये दोनों सुंदरियां भी टॉप सुंदरियां हैं। हालांकि हुआंग फैंग इसका बिल्कुल भी आनंद लेने के मूड में नहीं है। जी मिंगजियाओ उसे अमिततापूर्वक देखता है। वो बस जल्दबाजी में गलत चिल्ला उठी। नहीं, वो गलत नहीं है। उनका पिछला प्रदर्शन वाकई एक पागल औरत जैसा है। वो इतनी अनिच्छुक कैसे हो सकती है? जहां तक दूसरी तरफ की सुंदरता की बात है, जिसे आप नहीं जानते, उसकी आंखें आपको पहले स्थान से नहीं छोड़ती है, लेकिन वो खुद से आकर्षित नहीं होती है। उसकी आंखें अन्वेषण से भरी हैं, बिल्कुल कुछ दिलचस्प खिलौने खोजने की तरह। ऐसी आंखें हुआंग फैंग को असहज कर देती हैं। मिंगजियाओ, क्या आप अपने उत्कृष्ट अधीनस्थ कर्मचारी का परिचय मुझसे कराना चाहेंगी? एम मिक्स्यू ने सबसे पहले कार में सन्नाटा तोड़ा। यह एक कामुक, विकृत, बेशर्म आदमी है। आप कहाँ देखते हैं कि वो उत्कृष्ट है? जी मिंगजियाओ ने अपने दांत पीसते हुए कहा कि उसे अभी भी हुआंग फैंग का पता याद है, और वो धारणा जो उसने खुद दी थी जब उसने पहले हुआंग फैंग से संपर्क किया था। हेलो, मैंने आपको धन्यवाद कहा। हालांकि आप मेरे बॉस हैं, आप लोगों के साथ इस तरह गलत व्यवहार नहीं कर सकते। मैं विकृत क्यों हूँ? हुआंग फैंग ने असंतोष से कहा। है ना, तुम एक आदमी होने को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते, जी मिंगजियाओ ने कहा। वाह, खबर बहुत गर्म है। मैं कहता हूँ सुंदर लड़का, तुम उसका फायदा नहीं उठाओगे और फिर उसे हमेशा के लिए छोड़ दोगे। ठीक है मिंगजियाओ, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, इतना गर्म स्वभाव मत बनो। क्या पुरुषों को ये पसंद नहीं है? आप देखिए, क्या अब इसे छोड़ दिया गया है? तांग मुक्यू ने खुशी से कहा। इसीलिए तुम्हें छोड़ दिया गया है? जी मिंगजियाओ उस पर चिल्लाया। राष्ट्रपति जी, क्या मुझे लगता है कि हमारे बीच कोई गलतफहमी है? हुआंग फैंग ने कहा कि जब जी मिंगजियाओ ने उसे आखिरी बार देखा तो उसने खुद को रोक लिया और कहा कि वो एक सेक्स भेड़िया थी। इसके अलावा वो उस समय अपना नाम जानती थी, जिससे ये संकेत मिलता है कि वो गलत व्यक्ति को नहीं पहचानती थी, लेकिन उसे ये याद नहीं था कि वो पहले किससे मिली थी। गलतफहमी? आपने कहा कि यह गलतफहमी थी। जाहिर है आप ही हैं जो मेरा फायदा उठाते हैं। आप अभी भी इसे स्वीकार नहीं करते हैं। अब इतने सारे लोगों के सामने आप मुझे एक पागल औरत कहते हैं। आप विकृत और बेशर्म आदमी हैं। जी मिंगजियाओ को लगता है कि उसका गुस्सा फूटने वाला है। यह आदमी आदमी नहीं है। मैंने कब आपका फायदा उठाया? हुआंग फैंग ने पूछा। मिंगजियाओ, उसने कब आपका फायदा उठाया? ये सुयुमो का प्रश्न है। हालांकि वो गाड़ी चला रही है, वो अपने पीछे की स्थिति पर भी ध्यान दे रही है। अब जब उसने सुना कि जी मिंगजियाओ का कहना है कि हुआंग फैंग ने उसका फायदा उठाया है, तो वो पूछने से खुद को रोक नहीं पाए। साथ ही वो सोचती है कि उसके दिल में कुछ चिंताएं हैं, ये कहते हुए कि उसने हुआंग फैंग को गलत पढ़ा है। लेकिन टैंग मुक्यू मुस्कुरा रही है। वो हुआंग फैंग, सुयुमो और जी मिंगजियाओ पर अपनी नजरें घुमाता है।
वो हुआंग फैंग पर सबसे लंबे समय तक रहता है। वो पहले एक साधारण व्यक्ति थे। जब सुयुमो के साथ उसके विशेष संबंध थे तो उसे जी मिंगजियाओ का फायदा उठाने की उम्मीद नहीं थी। यह कोई साधारण आदमी नहीं है, यहाँ तक कि वे बचकाने भाई भी, जिनके पास शाही राजधानी में सुयुमो और जी मिंगजियाओ के बारे में विचार है, केवल इस तरह की बात सोच सकते हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। जब मैं उस दिन बार में था, बाथरूम के दरवाजे पर, जब मैं नशे में था, तब तुमने मुझे पकड़ लिया था और तुम्हारे हाथ अभी भी मुझे छू रहे थे। आखिरकार तुमने कहा कि मैं वशी था और तुम इसे भूल गए। इस समय जी मिंगजियाओ अब यह नहीं छिपाती कि उस दिन बार में क्या हुआ था। यदि वो यह नहीं कहता है तो हुआंग फैंग शायद हर समय इसका विरोध करेगा। जी मिंगजियाओ की बातें सुनकर सुयुमो का चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया। हालांकि हुआंग फैंग के साथ उसका रिश्ता आगे विकसित नहीं हुआ है, फिर भी वो हुआंग फैंग को पसंद करती है। निस्संदेह वो नहीं चाहती कि वो ऐसा व्यक्ति बने। हालांकि उसने तुरंत हुआंग फैंग के साथ अपने संपर्क के बारे में सोचा, खासकर उस रात अपने ही घर में उसने बहुत ज्यादा शराब भी पी थी। हालांकि हुआंग फैंग अपने प्रति बहुत विनम्र थी और सामान्य से कुछ भी अलग नहीं करती थी। यहाँ तक कि बाथरूम में गलतफहमी भी उन्हीं की वजह से हुई थी। यदि हुआंग फैंग ऐसी व्यक्ति होती तो वह उस दिन ऐसा नहीं करती। ये सोचते हुए सुयुमो ने जी मिंगजियाओ से कहा, मिंगजियाओ, क्या ये गलतफहमी है? बहन युमो, आप बाहरी लोगों की मदद कैसे कर सकती हैं? मुझ पर विश्वास मत करो, ये लड़का वास्तव में एक सेक्स भेड़िया है। जी मिंगजियाओ ने कुछ शिकायतों के साथ कहा। ओह, मुझे याद है, तुम नशे में धुत औरत हो। हुआंग फैंग को भी इस बार याद आया। कुछ दिन पहले बार में उसकी एक अनजान महिला से ऐसी हरकत हो गई थी। हालांकि मैं इसे बिल्कुल भी दोष नहीं दे सकता। मैं अभी बाथरूम से बाहर आया था और देखा कि आप अस्थिर रूप से चल रहे थे और गिरने वाले थे। मैंने बस आगे बढ़कर आपकी मदद की, इसके अलावा मेरा हाथ भी नहीं लगा। ठीक है, ये पकड़ रहा था, लेकिन उस स्थिति में अगर मैं तुम्हें नहीं पकड़ता तो तुम्हें गिरना होगा। इसके अलावा तुम्हें दृढ़ता से खड़ा होना होगा। भले ही तुम मुझे अंधाधुंध मारना चाहो, मैं कह सकता हूँ कि तुम हो क्रूर। हुआंग फैंग को लगा कि उसके लिए उस रात की कहानी बताना जरूरी था ताकि वो खुद को गलत न समझे। हुआंग फैंग का स्पष्टीकरण सुनकर सुयुमो को वास्तव में राहत मिली। ऐसा लगता है कि उसने गलत व्यक्ति को नहीं देखा। हुआंग फैंग का अभ्यास बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जी मिंगजियाओ का कुछ मतलब है। निस्संदेह वो ऐसा नहीं कहेगी, अन्यथा जी मिंगजियाओ कहेगी कि वो दूसरों की मदद करती है। तुम एक भेड़िया हो, तुम मेरा फायदा उठा रहे हो। जी मिंगजियाओ ने कहा कि उनकी राय में हुआंग फैंग द्वारा इस तरह से पकड़े जाने का मतलब हुआंग फैंग द्वारा फायदा उठाया जाना है। 26,412, 25,991, 26,469, 33,258, 29,916, 23,376, 23,567, 35,828, 32,593, 32, 119, 119, 119, 46, 71, 122, 98, 112, 105, 46, 99, 111, 109, 32, 26,356, 26,032, 51, 26,356, 24,555, 50। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 215 शराब डालना। हालांकि हुआंग फैंग के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद सुयुमो मुस्कुराए और अब जी मिंगजियाओ की बातों पर विश्वास नहीं किया। बहन युमो, उससे मूर्ख मत बनो, वो एक असली भेड़िया है। जी मिंगजियाओ को अपनी अच्छी बहनों पर विश्वास नहीं है, वो जल्दी में है। भले ही वो एक सेक्स वुल्फ हो, वो तुम्हें रंग नहीं देगा। ये तांग मिक्सू है जो जी मिंगजियाओ को हराना जारी रखता है। कौन तुमसे बात कर रहा है लोमड़ी? जी मिंगजियाओ ने कहा। उसके बाद उसकी मारक क्षमता तांग मिक्सू की ओर मुड़ने लगी, लेकिन हुआंग फैंग को माफ कर देने की। बेशक जी मिंगजियाओ हुआंग फैंग को नहीं भूले हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। हुआंग फैंग जब आना चाहती है तो वो एक दुष्ट है। ये दृष्टिकोण बहुत गहराई तक निहित है, हालांकि उसने इसका पता लगा लिया है। वैसे भी हुआंग फैंग अब उसकी कर्मचारी है और वो उसके लिए अवसर चाहती है। जब हुआंग फैंग और उनकी पार्टी होटल पहुंची तो बस नहीं आई थी, इसलिए 3 महिलाएं और 1 पुरुष पहले अंदर गए और फिर सुयुमो भोजन की व्यवस्था करने गए। भोजन के दौरान माहौल बहुत अच्छा था। कई कर्मचारियों ने पहली बार 2 बॉसों के साथ डिनर किया। हालांकि वे खुश थे, किसी ने भी उनके साथ शराब पीने की हिम्मत नहीं की। हालांकि अगर वे पीने के लिए 2 मालिकों को नहीं ढूंढते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे अपनी टेबल नहीं जानते हैं। टेबल खुलने के कुछ देर बाद जी मिंगजियाओ ने अपना बार उठाया और उस टेबल पर गई जहां हुआंग फैंग थे। जब हुआंग फैंग पहले मेज पर बैठी तो वो जल्दी ही दूसरी मेजों की ओर भाग गई। जाहिर है वो जी मिंगजियाओ के साथ बहुत अधिक संपर्क नहीं रखना चाहती थी, लेकिन उसने जी मिंगजियाओ के बारे में नहीं सोचा और उसे जाने देने से इनकार कर दिया। प्रबंधक हुआन, आप आज की प्रतियोगिता जीत सकते हैं, लेकिन आपको पहला स्थान लेना होगा। कंपनी के लिए आपके सम्मान के लिए धन्यवाद। मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा। जी मिंगजियाओ ने कहा कि सभी लोगों के सामने उन्होंने गंभीरता से व्यवहार किया। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद मैनेजर। आज जीतना हर किसी का काम है, मैं श्रेय लेने की हिम्मत नहीं करता, हुआंग फैंग ने कहा। बेशक जीतने का श्रेय हर किसी को है, लेकिन अगर आप दूसरे पक्ष के दबाव का विरोध नहीं करते हैं तो मेरा मानना है कि हमारे लिए जीतना कठिन है, इसलिए आपको ये शराब अवश्य पीनी चाहिए, जी मिंगजियाओ ने कहा। हाँ मैनेजर हुआंग, अगर आप नहीं होते तो हम नहीं जीत पाते। हाँ, मैनेजर हुआंग पहले हैं। लोग दांव पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। हुआंग फैंग जी मिंगजियाओ को देखता है जो थोड़ा घमंडी है और जानता है कि उसे शराब का ये गिलास अवश्य पीना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद राष्ट्रपति जी। जी मिंगजियाओ जो पीता है वो शराब है, लेकिन हुआंग फैंग जो पी रहा है वो शराब है। वो इतना अच्छा नहीं है कि जी मिंगजियाओ को शराब पीने के लिए कह सके। उसके लिए शराब पीना भी नामुमकिन है, इसलिए वो सिर्फ शराब ही पी सकता है। ड्रिंक के बाद हुआंग फैंग को ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन जी मिंगजियाओ ने कहा,
ये पहली बार है कि मैं आज मैनेजर हुआंग से औपचारिक रूप से मिला हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारी कंपनी में मैनेजर हुआंग जैसी प्रतिभाएं हैं। यह एक है हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद। मैं मैनेजर हुआंग को एक पे देना चाहता हूँ और पिछली बार कंपनी की महत्वपूर्ण जानकारी चोरी होने से रोकने के लिए मैनेजर हुआंग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके बाद उसने हुआंग फैंग को बात करने का मौका नहीं दिया, इसलिए उसने पहले इसे पी लिया। हुआंग फैंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जिमिंग जियाओ की ओर देखा, लेकिन वो केवल इसे पीना जारी रख सका। 2 ड्रिंक के बाद हुआंग फैंग को थोड़ा सा महसूस हुआ। हालांकि जिमिंग जियाओ दूर नहीं गया, लेकिन उसके साथ शराब पीने के कारण ढूंढता रहा। वो मायने नहीं रखता। उन्होंने अन्य कर्मचारियों को भी हुआंग फैंग के साथ शराब पीने के लिए प्रोत्साहित किया। हर कोई देख सकता था कि जी हमेशा हुआंग फैंग के साथ शराब पीना चाहती थी। उन्होंने यह नहीं सोचा कि कोर्ट पर पहले क्या हुआ था और जी मिंगजियाओ का अभ्यास क्या अजीब है। जाहिर है हुआंग फैंग ने पहले जो किया उसने जी मिंगजियाओ को नाराज कर दिया। स्वाभाविक रूप से लोग जी मिंगजियाओ की बात सुनने की हिम्मत नहीं करते, इसलिए जो लोग हुआंग फैंग के साथ शराब पीते हैं वे लगातार बदलते रहते हैं और वे कभी नहीं रुकते। अंत में टेम मिक्सियो भी मस्ती में शामिल होने के लिए आते हैं और कहते हैं कि यह पहली बार है कि वे हुआंग फैंग को जानते हैं, इसलिए उन्हें एक अच्छा पे लेना चाहिए। सु यूमो हुआंग फैंग को देखता है जो पहिया युद्ध में शामिल रहा है और घेराबंदी से राहत पाने के लिए आगे आना चाहता है। हालांकि जी मिंगजियाओ उसे उलझा देती है और उसे जाने नहीं देती। सु यूमो को यह भी पता है कि जी मिंगजियाओ का दिल हुआंग फैंग को लेकर थोड़ा असहज है। वो सोचता है कि अगर उसने उसे इस स्वर से बाहर कर दिया तो उसे हुआंग फैंग के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा, इसलिए वो केवल हुआंग फैंग पर एक असहाय नजर डाल सकता है। जी मिंगजियाओ हुआंग फैंग को देखती है जो पहले से ही थोड़ा नशे में है और अंत में उसके दिल में एक सांस आती है। हालांकि उसे जाने देना स्पष्ट रूप से असंभव है। भोजन के अंत में केवल हुआंग फैंग ही मौके पर नशे में था। आखिरकार 2 मालिकों की उपस्थिति के कारण अन्य लोगों को शराब पीने की अनुमति नहीं थी। हालांकि जी मिंगजियाओ ने एक सार्वजनिक बयान दिया था और बॉल गेम बोनस इन 2 दिनों में जारी रहेगा, जिससे सभी खुश थे। वह क्या करता है? अन्य सभी कर्मचारी चले गए। सु यूमो और उनके 3 सहयोगियों ने हुआंग फैंग की ओर देखा जो नशे में था और मेज पर लेटा हुआ था। वे चिंतित थे। जी मिंगजियाओ पहले हुआंग फैंग को नशे में देखकर बहुत खुश थी, लेकिन अब उसे कैसे दूर भेजा जाए यह एक समस्या बन गई है। नहीं तो उसे यहीं रहने दो, जी मिंगजियाओ ने कहा। मेरे द्वारा ऐसा कैसे किया जा सकता है? सु यूमो ने कहा कि जाहिर तौर पर हुआंग फैंग को यहाँ अकेले रखना संभव नहीं था। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहता है, हमें क्या करना चाहिए? जी मिंगजियाओ ने कहा। सु यूमो कहना चाहता है कि वो जानता है कि हुआंग फैंग कहाँ रहता है, लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो उसके बगल के 2 लोग उसके और हुआंग फैंग के बीच के रिश्ते पर संदेह करेंगे। बेशक सु यूमो को नहीं पता कि हुआंग फैंग अब चले गए हैं। नहीं तो चलो इसे होटल ले चले, सु यूमो ने कहा। यही एक रास्ता है, जी मिंगजियाओ ने कहा कि जब उसने हुआंग फैंग को मरे हुए सुअर की तरह देखा तो उसने गुस्से में उसके पैर पर लात मारी और कहा, ये घृणित आदमी, वो नशे में है और हमें उसका इंतजार करना होगा। जी मिंगजियाओ भूल गई कि हुआंग फैंग के नशे में होने का कारण पूरी तरह से उसका अपना था। इसके बाद होटल अटेंडेंट की मदद से हुआंग फैंग को बस में चढ़ने में मदद की गई। हालांकि जब वो होटल पहुंचे तो कोई उनकी मदद नहीं कर सका। उन्हें अपनी मदद के लिए 3 महिलाओं पर निर्भर रहना पड़ा। कार के बाहर 3 लोग खड़े हैं। तुम मुझे देखो और मैं तुम्हें देखता हूँ, मुझे नहीं पता क्या करना है। तुम मेरी ओर मत देखो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम दोनों, तांग मुक्यू ने सबसे पहले कहा। मैं भी मदद नहीं करता, मैं इस भेड़िए की मदद नहीं करता, जी मिंगजियाओ ने कहा। मिंगजियाओ, अगर तुम नहीं होती तो वो नशे में नहीं होता। अगर तुम उसकी मदद नहीं करती तो उसकी मदद कौन करेगा? सु यूमो ने कहा। जी मिंगजियाओ भी जानती है कि वो हर समय इतनी कठोर नहीं रह सकती। हालांकि वो नहीं चाहती, फिर भी उसे उसकी मदद करनी होगी। ये सब इस बदबूदार आदमी की गलती है। केवल जब वो इसे पीता है तभी वो इस तरह नशे में आ सकता है। सु यूमो और जी मिंगजियाओ मदद के लिए गए। उन्होंने हुआंग फैंग को होटल में प्रवेश करने में मदद की। फ्रंट डेस्क पर वेटर ने उनकी ओर देखा। सु यूमो को शर्मिंदा होना पड़ा, लेकिन जी मिंगजियाओ नाराज हो गया। हालांकि इसे समझाना आसान नहीं था। आखिरकार परिवार ने बस देखा और कुछ नहीं कहा। 26,412, 25,991, 26,469, 33,258, 29,916, 23,376, 23,567, 35,828, 32,593, 32, 119, 119, 119, 46, 71, 122, 98, 112, 105, 46, 99, 111, 109, 32, 26,356, 26,032, 51, 26,356, 24,555, 50। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 216 सुरक्षा कंपनी। मैं बहुत थक गया हूँ। यह आदमी मजबूत नहीं दिखता, ये वास्तव में भारी है। जी मिंगजियाओ अभी भी बिस्तर पर है और धीरे से शिकायत कर रही है। ठीक है, यह आदमी निपट गया है, चलो चलते हैं। टेनमुक्यू रोड। सु यूमो अपनी आंखों के बिस्तर पर हुआंग फैंग को देखती है और कुछ नहीं कहती है। वो हुआंग फैंग की देखभाल के लिए अकेली नहीं रह सकती। उस स्थिति में उसके बगल की 2 गर्लफ्रेंड कुछ अनुमान लगाएंगी। दूसरी तरफ क्यू मिंगशुंग उन 2 गैंगस्टरों से पूछताछ करने के लिए टास्क फोर्स में शामिल हो गई है जिन्होंने कल रात उस पर और हुआंग फैंग पर हमला किया था। हालांकि जब क्यू मिंगशुंग आए तो उन्होंने कहा कि वो बस किनारे पर थे और उन्होंने कोई राय व्यक्त नहीं की। टास्क फोर्स के अन्य सदस्य निश्चित रूप से उनके अस्तित्व को नजरअंदाज नहीं करेंगे। एक कारण यह है कि क्यू मिंगशुंग ने उन दोनों को पकड़ लिया। दूसरा कारण क्यू मिंगशुंग की पृष्ठभूमि है। मैं आपको सलाह देता हूं कि इस मामले में शुरू से अंत तक ईमानदार रहें और उदार बनने की कोशिश करें। पूछताछ कक्ष में 2 आपराधिक पुलिसकर्मी जिया क्यू मिंगशुंग गैंगस्टरों से पूछताछ कर रहे हैं।
हालांकि गैंगस्टर स्पष्ट रूप से अंत तक लड़ने के लिए तैयार है। पुलिस की पूछताछ में ऐसा लग रहा है कि उसने यह बात नहीं सुनी है। यह मत सोचो कि अगर तुम यह नहीं कहोगे तो हम मामला नहीं सुलझा सकते। हम तुम्हें बस एक मौका दे रहे हैं। क्यू निंगशुंग ने गैंगस्टर की ओर देखा और कहा, जिस आदमी का नोट आपके सेल फोन में चेंगे है, उसका इस मामले से बहुत लेना देना होना चाहिए। आपको यह जानने की जरूरत है कि आप पर न केवल लोगों की हत्या का संदेह है, बल्कि बंदूकें छिपाना। आप किसी छोटे अपराध के दोषी नहीं हैं। जब उस आदमी ने चेंगे सुना तो उसका चेहरा बदल गया और उसका दिल थोड़ा ढीला हो गया। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो चेंग जी ने फोन किया था, इसलिए चेंग जी को उजागर किया जाना चाहिए था और चेंग जी को उस समय इसका एहसास होना चाहिए था। इसलिए अब छिपने या भागने का समय आ गया है। इसलिए यदि तुम उसे अर्पित भी करो तो भी तुम्हारे पास कुछ नहीं होना चाहिए। यदि तुम उसे नहीं चढ़ाओगे तो तुम्हें बर्तन ले जाना पड़ेगा। वे दोनों पाप गंभीर अपराध हैं, लेकिन आप उन्हें सहन नहीं कर सकते। हालांकि यह विचार करते हुए कि यदि उसने चेंगे को धोखा दिया तो बाद में चेंगे द्वारा उससे बदला लिया जाएगा, इसलिए वो अभी भी झिझकता है। क्या आप उनके प्रतिशोध से डरते हैं? यू निंगशुंग ने कुछ देखा और उससे कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे मोबाइल फोन में चेंग जी का नंबर बताऊंगा। हम उसका अपना नंबर ढूंढ सकते हैं। यह मुश्किल नहीं है। उस समय हम हवा निकाल देंगे और कहेंगे कि तुमने उसे कबूल कर लिया है। क्या तुम्हें लगता है कि वे इस पर विश्वास करेंगे? तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कुछ नहीं कहा। वो आदमी चौंक गया और उसने कहा कि वो जानता था कि चेंगेज जैसे लोग संदिग्ध होंगे। अगर ये पुलिसकर्मी सच में ऐसी अफवाहें फैलाएंगे तो ये बदकिस्मत होंगे। कहने और न कहने में कोई अंतर नहीं है। आपने ऐसा नहीं कहा, हमारे अलावा और लोग नहीं जानते। क्यू निंगशुंग ने कहा कि दूसरे पक्ष के मूड में उतार चढ़ाव देखकर क्यू निंगशुंग थोड़ा उत्साहित थे। ऐसा लगता है कि उनकी बातों का कुछ असर हुआ है और वह हमेशा से एक आपराधिक पुलिस अधिकारी बनकर मामले की जांच करना चाहते थे। आज आखिरकार उसने ऐसा कर ही दिया। क्यू निंगशुंग को पता नहीं चला कि वो क्या चाहती थी। उसने बहुत सी ऐसी बातें कही जो अन्य दो आपराधिक पुलिस अधिकारियों के बारे में थी। वो कहाँ चुप रहने वाली थी, लेकिन अब भूल गई है। सौभाग्य से अन्य दो आपराधिक पुलिस अधिकारी नाखुश नहीं हैं। मुझे यकीन है कि वे लोग आसानी से उस व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे जिसने उन्हें धोखा दिया है। इसलिए बेहतर होगा कि आप ईमानदार रहें, ताकि आप न केवल उदारता के लिए प्रयास कर सके, बल्कि हमें उन लोगों को पकड़ने में भी मदद कर सके। केवल तभी जब वे लोग पकड़े गए हैं, क्या आप उनके द्वारा जवाबी कार्रवाई किए जाने की चिंता नहीं कर सकते? क्यू ने जारी रखा। ठीक है, मैं कहता हूँ, मैं समझाऊंगा। थोड़ी देर तक झिझकने के बाद उस आदमी ने समझाने का फैसला किया, क्योंकि उसे लगा कि क्यू निंगशुंग ने जो कहा वो उचित था। भले ही उन्होंने न समझाया हो, ये लोग जल्द ही चेंगेज का पता लगा लेंगे। उस स्थिति में वे अभी भी बदकिस्मत होंगे। यदि चेंगे पकड़ा गया तो उन्हें बदला लेने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। क्यू निंगशुंग ने दो अन्य आपराधिक पुलिस अधिकारियों से नजरें मिलाई और उनकी आंखों में थोड़ी खुशी चमक उठी। उसके लिए समझाना सबसे अच्छा है। यदि वो नहीं करता है तो वे चेंगे ढूंढ सकते हैं, लेकिन वे इसे ढूंढ सकते हैं और उन्हें बहुत अधिक जानकारी नहीं होगी। हालांकि इस व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं है। इसके अलावा सामने वाले व्यक्ति ने एक और बात बताई है जिसे मैं ज्यादा देर तक नहीं रोकूंगा। निश्चित रूप से इस व्यक्ति को समझाने में देर नहीं लगी। वहीं दूसरे पूछताछ कक्ष में जिन बदमाशों से पूछताछ की गई उन्होंने भी बताया। दोनों व्यक्तियों के स्पष्टीकरण के अनुसार शव चेंग जी है, जिसका अर्थ है कि लिन जिचिंग ने उन्हें इसका निपटान करने के लिए कहा था। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या लिन जिचिंग ने शव को मार डाला, वे नहीं जानते। साथ ही वे मृतकों को नहीं जानते। ये दोनों लिनजेड के साथ मिश्रित हैं। हालांकि अपने स्पष्टीकरण की प्रक्रिया में उन्होंने डोंगहुआ सिक्योरिटी कंपनी लिमिटेड के नाम का भी उल्लेख किया। ऐसा लगता है कि उनके बॉस का उस कंपनी के साथ घनिष्ठ संबंध है। इसके अलावा उस कंपनी में कई लोग उनसे बहुत अलग नहीं है। कोई विशेष काम नहीं है, बस कुछ बार और नाइट क्लब दिखाओ। बेशक उनके अपने बार और नाइट क्लब भी हैं। क्यू निंगशुंग इस डोंगहुआ सिक्योरिटी कंपनी लिमिटेड के बारे में सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। हालांकि अन्य आपराधिक पुलिस ने पहली बार इस कंपनी के बारे में नहीं सुना। जब उन्होंने सुना कि क्यू निंगशुंग इस कंपनी की जांच करने जा रहे हैं तो किसी ने उन्हें यह बताने में संकोच किया कि इस कंपनी की पृष्ठभूमि सरल नहीं थी। क्यू निंगशुंग पहले सिर्फ एक साधारण ट्रैफिक पुलिसकर्मी थे, इसलिए यह सामान्य है कि उन्हें कंपनी की स्थिति के बारे में नहीं पता था। इस समय एक पुलिसकर्मी आया और कहा कि कोई दो गैंगस्टरों को जमानत देना चाहता है और जमानत डोंगहुआ सिक्योरिटी कंपनी लिमिटेड की ओर से है। मैंने अभी तक उनकी जांच नहीं की है। बेहतर होगा कि वे अपराधियों को जमानत देने आए, क्यू निंगशुंग ने कहा। इस कंपनी के चेयरमैन, जिन्हें अंकल ली के नाम से जाना जाता है, के कुछ विशिष्ट नाम हैं। हालांकि कई साल पहले वो एक गैंगस्टर थे और उनके कई छोटे भाई थे। हाल के वर्षों में उन्होंने धीरे धीरे खुद को ब्लीच करना शुरू कर दिया। उन्होंने शायद ही कभी इसमें भाग लिया हो। जियांगू में मामले और देखभाल के लिए इसे दूसरों पर छोड़ दिया गया। किन्गई में अभी भी कई लोग हैं। वो और हमारे प्रांत का सबसे अमीर बच्चा कियानजुन अविभाज्य है। क्यू निंगशुंग पास के आपराधिक पुलिस के सदस्य टीम ने कहा कि वो जानता था कि क्यू निंगशुंग दूसरे पक्ष की स्थिति नहीं जानता था, इसलिए वो उसका परिचय दे रहा था। चाचा ली, क्यू निंगशुंग ने खुद से कहा, क्या इससे उन्हें कोई फर्क पड़ता है? ये कहना मुश्किल है कि भिक्षु बनने से पहले लिन अंकल ली के साथ घुल मिल गया था। हालांकि बाद में अंकल ली खुद को ब्लीच करना चाहते थे। ये जंगल स्वनिर्मित बन गया है। हालांकि हमारी समझ के अनुसार लिन जिचिंग निकटता से है अंकल ली से संबंधित। ये संभव है कि अंकल ली ने उसे जियानगू में थक बनाने की व्यवस्था की हो। 26,412, 25,991, 26,469, 33,258, 29,916, 23,376, 23,567, 35,828, 32,593, 32, 119, 119, 119, 46, 71, 122, 98, 112, 105, 46, 99, 111, 109, 32, 26,356, 26,032, 51, 26,356, 24,555, 50।
बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं 217 देर से। ये तो आप सब जानते हैं, आपने कंपनी की जांच क्यों नहीं की? यूनिंग फ्रॉस्ट ने पूछा। हमने भी जांच की, लेकिन हमें कोई समस्या नहीं मिली। हालांकि लिन जिचेंग का अंकल ली से संपर्क है, हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि अंकल ली ने कानून के खिलाफ कुछ भी किया है। उनकी कंपनी अब कुछ औपचारिक व्यवसाय कर रही है, कुछ है उसके संपर्कों से निपटना हमारे लिए आसान नहीं है, इंटरपोल ने कहा। कियू निंगशुंग ने सिर हिलाया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात लिन जिचेंग को पकड़ना है। दो व्यक्तियों के स्पष्टीकरण के अनुसार लिन जिचेंग पर बहुत संदेह है। जहां तक इस मामले का अंकल ली से कोई लेना देना है, इसका पता लिन जिचेंग को पकड़ने के बाद पूछताछ से ही चल सकेगा। जहां तक उस व्यक्ति की बात है जो जमानत के लिए आया था, कियू निंगशुंग स्वाभाविक रूप से सहमत नहीं होगा। कियू निंगशुंग के शब्दों के साथ, वो व्यक्ति बिना सफलता के लौटने के लिए अभिशप्त है। शुरुआत में ली शू ने इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि पहले वो लोगों को बाहर निकालेगा और फिर इससे निपटने में कुछ समय लेगा। अगर वो थोड़ी देर और इंतजार करता तो ये बहुत ज्यादा हो जाता। बात सिर्फ इतनी है कि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जिन लोगों को उसने पुलिस स्टेशन भेजा था, वे बिना सफलता के वापस चले गए, और यहाँ तक कि उन दो लोगों ने भी नहीं देखा। अंकल ली, जो महसूस करते हैं कि कुछ गलत है, वास्तव में इस पर ध्यान देते हैं। फिर अपने स्वयं के चैनलों के माध्यम से वो पता लगा सकता है कि क्या हो रहा है। क्या निर्देशक कियू की बेटी इस मामले में शामिल है? लगभग मारे गए। ठीक है प्रमुख ली, धन्यवाद। मैं आपको कभी कभी रात्रिभोज पर आमंत्रित करूंगा। अंकल ली, जिन्होंने फोन रख दिया, बहुत बदसूरत लग रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके मुंह में दो नाक भान सिकोड़ने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मी निर्देशक कियू की बेटी थी, जो कि किंगई प्रांत की सभी पुलिस के प्रमुख थे। उनकी बेटी इस घटना में शामिल थी और लगभग मारी गई थी। मुझे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वो इसे आसानी से उजागर नहीं करेंगे, वो अंत में इसकी जांच जरूर करेंगे। ये सोचते हुए अंकल ली को पता है कि वो अकेले इससे नहीं निपट सकते। वो लड़के को कियांजुम कहता है, आखिर वही तो बाहर आता है, नहीं तो पुलिस पतासाजी करती रहेगी तो उसका पता चल जाएगा। ठीक है, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। वो पागल औरत बहुत ज्यादा है। उसने बस चिल्लाया और मुझे शराब की मेज पर नशे में डाल दिया। होटल में हुआंग फैंग 2 या 3 घंटे सोने के बाद उठे। हालांकि क्योंकि उसने दोपहर के समय बहुत अधिक शराब पी ली थी, उसके सिर में अभी भी दर्द हो रहा था और लोग पूरी तरह से जाग नहीं रहे थे। जब वो शराब की मेज पर था तो उसे एहसास हुआ कि जी मिंगजियाओ का इरादा उसे नशा देने का था। हालांकि ऐसे मौकों पर वो मना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें पीना पड़ता था। अन्यथा उसने न केवल जी मिंगजियाओ को बल्कि उन सहयोगियों को भी नाराज किया जिन्होंने उसके साथ शराब पी थी। वैसे क्या मेरे पास आंतरिक शक्ति नहीं है? ऐसा लगता है कि आप अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करके शराब को अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। हुआंग फैंग ने अचानक सोचा कि वो अपने आंतरिक कौशल का उपयोग करने में सक्षम है। उन मार्शल आर्ट टीवी कार्यक्रमों में उसने वास्तव में अपने शरीर से शराब को बाहर निकालने के लिए अपने आंतरिक कौशल का उपयोग करना छोड़ दिया। इसलिए हुआंग फैंग बिस्तर पर बैठ गया। उसने अपनी आंतरिक शक्ति को चलाने की कोशिश की, शराब को अपने शरीर में दबाया और फिर उसे अपने दाहिने हाथ पर इकट्ठा किया। तभी उसने देखा कि उसकी उंगलियों पर पानी की कई बूंदें थीं, जो धीरे धीरे नीचे गिर रही थी। क्या यह सचमुच ठीक है? हुआंग फैंग ने आश्चर्य से कहा कि शरीर से बाहर निकाली गई ये पानी की बूंदें सिर्फ शराब है। हालांकि क्योंकि हुआंग फैंग की साधना की आंतरिक शक्ति लंबी नहीं है और शरीर में आंतरिक बल ज्यादा नहीं है, शराब निकलने की गति तेज नहीं है। हुआंग फैंग को यह नहीं पता कि आंतरिक शक्ति का अभ्यास करने वाले सभी लोग आंतरिक शक्ति के माध्यम से शराब को शरीर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। सामान्य आंतरिक शक्ति ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती है। नहीं वो ऑब्सीडियन अजय कुंग फू का अभ्यास कर सकता है, सिर्फ इसलिए कि वो नई ऊर्जा बनाने के लिए जादू और आंतरिक शक्ति का भी अभ्यास करता है, जिसे हासिल किया जा सकता है। हुआंग फैंग को अपने शरीर से शराब बाहर निकालने में लगभग 10 मिनट लगे और पूरा व्यक्ति पूरी तरह से जाग गया था और उसके सिर पर चोट नहीं लगी थी। नहीं, मुझे दोपहर को नीलामी घर जाना है। हुआंग फैंग को अचानक याद आया कि उसने कल मिस्टर क्यू के साथ एक समझौता किया था। आज वो अपनी पेंटिंग की नीलामी के लिए जियाशेंग नीलामी घर गए। इसलिए हुआंग फैंग जल्दी से उठे और यह पूछे बिना नहीं रह सके कि उन्हें होटल में किसने भेजा था। उसने जियान स्ट्रीट के लिए टैक्सी ली। क्षमा करें मिस्टर क्यू, मुझे देर हो गई। बाओलाई मंडप में हुआंग फैंग ने आए हुए श्री क्यू को देखा। जहां तक श्री फैंग का सवाल है, ऐसा लगता है कि वो अभी भी पहचान में व्यस्त है। क्यू ने हुआंग फैंग को भौं के साथ देखा। कल उन्होंने हुआंग फैंग की मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि उनके पास सही समय था और क्योंकि उन्हें पेंटिंग पसंद आई और वो नहीं चाहते थे कि इसे कवर किया जाए। उन्होंने नीलामी घर से संपर्क करने में हुआंग फैंग की मदद करने की पहल की। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग आज देर से आएंगे। ऐसा लगता है कि उसने उससे मदद मांगी, जिससे बूढ़ा क्यू नाखुश हो गया। युवा लोगों को अभी भी समय की कुछ समझ होनी चाहिए, क्यू ने कहा। हाँ दादाजी क्यू, यह मेरी गलती है, कुछ देर हो गई है। मैंने आपको इंतजार कराया है। ऐसा केवल इसलिए नहीं है क्योंकि उसे अपना परिचय देने के लिए मिस्टर क्यू की मदद की जरूरत है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हुआंग फैंग जानता है कि यह वास्तव में उसकी अपनी गलती है। अब वो दूसरों से मदद मांग रहा है, लेकिन उसे देर हो चुकी है और किसी बुजुर्ग को उसका इंतजार करने दें, जो स्पष्ट रूप से उचित नहीं है। ठीक है, अब जब तुम यहाँ हो तो चलो, क्यू ने कहा कि उसने अपना मन नहीं बदला क्योंकि हुआंग फैंग देर से आया था। स्वाभाविक रूप से हुआंग फैंग बहुत आभारी है। वो और उसका साथी न तो करीब है और न ही परिचित है। अब उसे अपने कारणों से देर हो गई है और वे यह नहीं कहते कि वे उसकी मदद नहीं कर सकते। स्वाभाविक रूप से हुआंग फैंग एक दूसरे के प्रति बहुत आभारी है। धन्यवाद दादाजी क्यू। हुआंग फैंग फिर से धन्यवाद। शायद हुआंग फैंग की विनम्रता ने क्यू के गुस्से को कम कर दिया है। उनका चेहरा पहले से बेहतर है। श्री क्यू हुआंग फैंग को अपने साथ किंग प्रांत में जियाशेंग नीलामी घर के मुख्य कार्यालय में ले गए, जो जियांगजू में भी स्थित है। आखिरकार जियांगजू प्रांत की राजधानी है, जो आश्चर्य की बात नहीं है। जियाशेंग नीलामी घर एक राष्ट्रीय श्रृंखला नीलामी घर है। चीन में इसकी बड़ी प्रतिष्ठा है। सभी घरेलू नीलामी घरों में ये शीर्ष 5 में भी शुमार हो सकता है।
यह एक समय सम्मानित ब्रांड है। ऐसे कई लोग हैं जो पहचाने जाते हैं और नीलामी कराना चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से इसमें भाग लेने के लिए बहुत से लोग आते हैं। इन सभी चीजों की जांच कल हुआंग फेंग ने की थी। जयशेंग नीलामी घर का विवरण जानने के बाद हुआंग फेंग उस कीमत की और भी अधिक आशा कर रहा है जिसे वो उत्पादों की इस जोड़ी को बेच सकता है। निस्संदेह मैं श्री क्यू को और भी अधिक धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि अगर वह नहीं होते तो मेरे लिए इस पेंटिंग को नीलामी में रखना मुश्किल होता। 26,412, 25,991, 26,469, 33,258, 29,916, 23,376, 23,567, 35,828, 32,593, 32, 119, 119, 119, 46, 71, 122, 98, 112, 105, 46, 99, 111, 109, 32, 26,356, 26,032, 51, 26,356, 24,555, 50। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 218 घटना। जब हुआंग फेंग और बूढ़ा क्यू वहां पहुंचे तो वहां पहले से ही लोग इंतजार कर रहे थे, जिससे हुआंग फेंग को और अधिक यकीन हो गया कि बूढ़ा व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होना चाहिए। मिस्टर क्यू, क्या आप यहाँ हैं? जब मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने श्री क्यू को देखा तो उन्होंने विनम्रता से कहा, ठीक है प्रबंधक वेन, कृपया। क्यू ने कहा, क्यू लाओ ने का यहाँ आना जियाशेंग नीलामी घर के लिए सम्मान की बात है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, फिर हुआंग फेंग की ओर देखा और कहा, ये श्री हुआंग है। क्यू ने सिर हिलाया और हुआंग फेंग ने आगे बढ़कर कहा, हेलो मैनेजर वेन, मेरा नाम हुआंग फेंग है। नमस्कार मिस्टर हुआंग, जियाशेंग को चुनने और जियाशेंग की पुष्टि के लिए धन्यवाद, प्रबंधक वेन ने कहा। फिर 3 लोगों का एक समूह नीलामी घर में दाखिल हुआ। नीलामी घर के हॉल में हुआंग फेंग ने प्रदर्शनियों का बहुत सारा परिचय भी देखा। ये प्रदर्शन कुछ प्रसिद्ध वस्तुएं थी जो अतीत में जियाशेंग नीलामी घर में बेची गई थी। हुआंग फेंग ने 50 मिलियन युआन से अधिक की लेनदेन कीमत वाली एक पेंटिंग भी देखी। यह एक पश्चिमी तेल चित्रकला है। हुआंग फेंग इस क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं है। मुझे नहीं पता कि इस चीज में क्या अच्छा है, लेकिन मुझे लेनदेन की कीमत पर आपत्ति है। बेशक यदि अन्य चीजों का लेनदेन मूल्य इससे अधिक है तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक पेंटिंग है जिसे हुआंग फेंग नीलाम करना चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से उनकी रुचि इस पहलू में अधिक है। प्रबंधक वेन हुआंग फेंग और उसके 2 लोगों को अपने कार्यालय में लाता है। वहां पहले से ही लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जो लोग हुआंग फेंग की प्रतीक्षा कर रहे हैं वे उन चीजों की पहचान करने जा रहे हैं जो वो फिर से लाया था। यद्यपि श्री क्यू के कारण हुआंग फेंग द्वारा लाई गई चीजें निश्चित रूप से नीलामी में जा सकती हैं, उनके नीलामी घर को भी सभी पहलुओं में भाग लेने की आवश्यकता है। नीलामी की चीजों की एक सामान्य समझ है ताकि वे शुरुआती कीमत निर्धारित कर सके। हुआंग फेंग ने वो पेंटिंग दूसरी तरफ सौंप दी जो वो लाया था। मूल्यांकन के दौरान उस व्यक्ति को भी क्यू लाओजी और फेंग लाओजी जैसी ही समस्या का सामना करना पड़ा। उन्होंने देखा कि पेंटिंग असाधारण थी, लेकिन वो पेंटिंग के लेखक का निर्धारण नहीं कर सके। मूल्यांकन स्पष्ट रूप से क्यू लाओजी को जानता था और वो पेंटिंग को राय के प्रवाह के 2 व्यक्तियों को भी सौंप देगा। श्री हुआंग की पेंटिंग वास्तव में एक उत्कृष्ट कृति है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि उनके पास बहुत कम अनुभव है और वो नहीं जानते कि यह गुलक कौन सा मास्टर है। आधी ध्वनि के बाद मूल्यांकन ने पेंटिंग का मूल्यांकन पूरा किया, खड़ा हुआ और हुआंग फेंग से कहा। फिर उन्होंने मैनेजर वेन को इशारा किया और कहा कि पेंटिंग नीलामी में शामिल हो सकती है, और मूल्यांकनकर्ता ने 5 लाख युआन की शुरुआती कीमत दी। और फिर प्रबंधक वेन ने हुआंग फेंग से उनकी राय पूछी। आखिरकार यदि शुरुआती कीमत बहुत अधिक निर्धारित की गई थी तो कोई भी अंततः पेशकश नहीं करेगा, जिससे कार्य स्ट्रीम हो जाएगी, जो प्रेषक के लिए भी नुकसान है। हुआंग फेंग की कोई राय नहीं है। बाओलाई पवेलियन का खरीद मूल्य 5 लाख युआन है। भले ही यह यहाँ बेचा गया हो, आप वापस जा सकते हैं और बाओलाई मंडप की खरीदारी देख सकते हैं। संभवतः भले ही दूसरा पक्ष कीमत कम करने का अवसर लेगा, इसे बेचा जा सकता है। हुआंग फेंग की कोई राय नहीं है। मैनेजर वेन ने हुआंग फेंग के साथ औपचारिकताएं पूरी की। हुआंग फेंग ने भी पेंटिंग छोड़ दी। मैनेजर वेन के मुताबिक नीलामी कल शाम से शुरू होगी। यह नीलामी प्रांत के कुछ प्रसिद्ध अमीर व्यापारियों और संग्रह क्षेत्र के कुछ प्रसिद्ध लोगों को आमंत्रित करेगी। उस रात एक डिनर पार्टी होगी जिसका उपयोग जमा नीलामी के रूप में किया जाएगा। सामान बेचने वाले श्री हुआंग फेंग और श्री वेन ने भी उन्हें आमंत्रित किया। बेशक निमंत्रण का एक हिस्सा क्यू के चेहरे के कारण है, लेकिन हुआंग फेंग ने इसके बारे में सोचा और इसे अस्वीकार नहीं किया। आखिरकार वह भी नीलामी को लेकर उत्सुक था और अपनी चीजें स्वयं देखना चाहता था कि आखिर वो किस कीमत पर बिक सकती है। दादाजी क्यू, आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद हुआंग फेंग और श्री क्यू चले गए। नीलामी घर के बाहर हुआंग फेंग ने श्री क्यू को फिर से धन्यवाद दिया। ठीक है, मुझे इसके लिए आपको बार बार धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपना हाथ बढ़ा रहा हूँ। अगर मुझे कुछ और करना है तो मैं पहले जाऊंगा, क्यू ने कहा। हुआंग फेंग ने क्यू की पीठ की ओर देखा, कड़वाहट से मुस्कुराया और खुद से कहा, मैं वास्तव में उस पागल महिला से आहत हुआ था। स्वाभाविक रूप से हुआंग फेंग ने जो कहा वो ज़ीमिंग जियाओ था। यदि यह उसके लिए नहीं होता तो वो नशे में नहीं होती और आज दोपहर को देर से नहीं आती, जिससे क्यू पर उसका प्रभाव और भी खराब हो जाता। हालांकि अब इन बातों के बारे में सोचना बेकार है। हुआंग फेंग केवल इस बारे में सोच सकता है कि कब और कब उसे उनकी भरपाई करने का मौका मिलेगा। जबकि हुआंग फेंग अभी भी सोच रहा है कि अपने और श्री क्यू के बीच संबंधों को कैसे सुधारा जाए। क्यू बाओयुआन का मतलब किसी अन्य समय और स्थान में संतुष्ट होना है। चूंकि वो एक एलियन के घर से भाग गया था, क्यू बाओयुआन ने पहले अपने कौशल का इस्तेमाल कई बड़े परिवारों को चुराने के लिए किया, फिर उसे जो मिला उसे बेच दिया और कुछ पैसे प्राप्त किए, जिससे उसे कुछ लोगों को आसानी से इकट्ठा करने में मदद मिली। आज के समाज में प्राकृतिक आपदाएं जारी हैं और शाही अदालत अभी भी कर लगाती है और भारी शुल्क लगाती है। बहुत से लोग जीवित नहीं रह पाते और जीते जी भूखे मर जाते हैं।
इसलिए सच्चाई की बायुआन के समान ही है। जब तक भोजन है, बहुत से लोग उसका अनुसरण करने को तैयार हैं, भले ही वो सिर मारने का व्यवसाय हो, कुछ लोग इसे करने को तैयार हैं। इसलिए कियू बायुआन ने अपने हाथ में मौजूद पैसे का इस्तेमाल किया और जल्द ही अपनी टीम का विस्तार किया। हालांकि शुरुआत में उन्होंने आधिकारिक तौर पर विद्रोह की घोषणा नहीं की थी। उसे डर था कि वो पर्याप्त मजबूत नहीं था और उसे जल्दी ही दबा दिया गया था। हालांकि योजना परिवर्तन को पूरा नहीं कर सकी। वो धीरे धीरे ताकत जमा करना चाहता है और फिर विद्रोह का ऐलान करना चाहता है। हालांकि यमीन धावक के साथ संघर्ष में उनकी तरफ से किसी ने गलती से यमीन धावक को मार डाला। बेशक ये जानबूझकर भी किया जा सकता है। आखिरकार इनमें से कई लोगों को स्थानीय यमन धावकों द्वारा धमकाया गया था। इसलिए मेरे दिल में मैं अनिवार्य रूप से इन यमन सेवकों से नफरत करता हूँ। हालांकि कोई बात नहीं, ऐसा हुआ। मूल रूप से कियू बायुआन इस मामले को